तो आज हम लोगों का टॉपिक है जनन। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जनन है क्या। जनन एक वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। मतलब जितने भी धरती पे जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, अपना जैसा संतान बनाते हैं। ये जो संतान बनाने की प्रक्रिया है या संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, इसी को जनन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में आपको लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वैसा जैव प्रक्रम। जनन क्या है? तो जैव प्रक्रम है, माने सजीवों द्वारा किए जाने वाला काम है ये जैव प्रक्रम या प्रक्रिया। वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, जीव जो होते हैं ना, वो जीव जो हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसे संतान की माने संतान की उत्पत्ति करते हैं, सीधी बात समझिए, संतान की उत्पत्ति करते हैं यानी संतान की प्राप्ति करते हैं। माने क्या है? जनन क्या है? वैसी जैविक प्रक्रिया है या वैसा जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपने जैसे संतान की प्राप्ति करते हैं। बस इतना याद रखना है। परीक्षा में पूछेगा जनन किसे कहते हैं, तो वैसी जैविक प्रक्रिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसी जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। ठीक है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा पॉइंट क्या है? जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है, अच्छा पहले बात तो ये समझ लेते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि जनन क्यों जरूरी है। धरती पर जितने भी जीव होते हैं वो जनन करते हैं। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों करते हैं जनन? जनन पीछे करने का कारण क्या है? जनन से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इस संसार में जितने जीव जंतु आप देख रहे हैं, अगर जनन नहीं होता तो आप किसी को नहीं देखते, और जनन नहीं होता तो आप खाते क्या? आप क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। अरे गेहूं का बीज कैसे, एक बीज से ना बीज बना बहुत सारा। तो जनन किया, गेहूं में क्या करते हैं, एक बोरा बिया लेते हैं और खेत में छींट दिए, अगले 6 महीना के बाद क्या करते हैं, 50 बोरा वहां से ले आते हैं। एक बोरा छींटे थे, 50 बोरा कैसे ले आए गेहूं? क्या हुआ है गेहूं का? जनन हुआ है, उसी को खा रहे हैं हम। तो जनन हमारे पोषण के लिए आवश्यक है, हम खाते हैं। ठीक है। तो सवाल उठता है सर हम लोग जनन क्यों करते हैं? तब गेहूं का जनन कराया है ताकि हम खाएं। हम जनन क्या करते हैं? ताकि हमारे जैसे संतान की उत्पत्ति रहे, हमारा जो समाज है, देश है, चले। जनन नहीं होगा तो हम आप नहीं होते, न हम होते न आप होते, और जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं कोई नहीं होते। तो धरती पे क्या होता सोचिए, कोई होता? न पेड़ पौधे भी तो जनन किए तब न हुआ है, न जीव जंतु भी तब जनन किया तब हुआ है। आम का पौधा से अगर आम के गुठली से अगर आम का पौधा न निकलता तो क्या हम आम खा पाते? नहीं खा पाते। अरे माता पिता के द्वारा संतान की उत्पत्ति न होता तो हम लोग आज होते? नहीं होते। और हम लोग संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो आने वाले संसार में आने वाले मान लो जितने धरती पे लोग हैं वो जनन करना बंद कर दे तो क्या 100 साल के बाद यहाँ पे कोई दिखाई देगा? कोई मनुष्य नहीं दिखाई देगा। पूरा मनुष्य रहित धरती होगा। कैसा होगा कल्पना कीजिए, ये धरती पे सब कुछ है, मनुष्य नहीं है, बेकार हो जाएगा जिंदगी। माने बेकार धरती लगे, मैंने पता नहीं कैसा होगा, जैसा भी होगा अजीब होगा। तो जनन जरूरी है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो कोई भी जीव जनन क्यों करता है? तो अपने अस्तित्व को, अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करता है। हमारे जो पूर्वज हैं जनन किए तो हम लोग उत्पन्न हुए हैं, और हम लोग जो जनन करेंगे तो हमारा जो संतति उत्पन्न होगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ उत्पन्न होगी। तो हम अपना निशानी छोड़ गए, उसी का निशानी हम हैं, और हम भी अपना निशानी छोड़ जाएंगे। तो ये धरती इस तरह से चलती रहेगी। यही जनन है। जनन करना इसीलिए आवश्यक है ताकि धरती पे पूरी क्रिया चलती रहे और जिस भी जीव का हो उसका अस्तित्व बना रहे। आम को जनन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो आने वाले समय में आम खत्म हो जाएगा और आम नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। सब होगा परंतु आम नहीं होगा। समझ आए ना? चलिए, तो ये जनन आवश्यक है। ये सब समझ में आ गया। जनन जरूरी है। क्यों जनन क्यों जरूरी है? सवाल पूछेगा जनन क्यों जरूरी है? तो जनन जीवों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्या है? जीवों के अस्तित्व के लिए। क्या? अस्तित्व
अस्तित्व तो के लिए क्या है, जरूरी है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। अब सवाल है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जो जनन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन क्या होता है और ये अलैंगिक जनन क्या होता है, ये दोनों को समझिए। लैंगिक जनन वैसा जनन होता है जिसमें 2 तरह के जीव भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन वैसा जनन होता है जिसमें 2 तरह के जीव भाग लेते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के जीव भाग लेते हैं। इसमें जो 2 तरह के जो जीव होते हैं, 2 तरह के जीव, उसको एक में होता है नर और दूसरा होता है क्या, मादा। क्या होता है? मादा। क्या होता है? नर और मादा। नर माने क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष। नर का मतलब जैसे मान लेते हैं, वो जैसे एग्जांपल लेते हैं पुरुष, और मादा का मतलब क्या होता है? स्त्री। तो वैसा जनन जिसमें 2 तरह के लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की सहभागिता होती है। किसकी सहभागिता होती है? नर और मादा दोनों की सहभागिता होती है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जैसे किसमें लैंगिक जनन होता है? जैसे मनुष्य खुद लैंगिक जनन करता है। मनुष्य है, गाय है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, ये सब क्या है? ये सब लैंगिक जनन करता है। मनुष्य है माने इसमें नर है तो नारी भी है, हाथी है, हाथनी है, गाय है, बाकी उसका जो भैंस है, सांड है, वो भी है, कुत्ता है, कुतिया है। तो इस तरह से इसका एक मेल फीमेल का, हंसी नहीं रिपीटेंगे, ये क्या है? मेल फीमेल का एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या? नर और मादा दोनों की सहभागिता से इसमें बच्चा पैदा होता है, यानी कि संतान की उत्पत्ति होता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में एक ही तरह के जीव उत्पन्न करते हैं, उसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें क्या होता है? एकल जीव। क्या होता है? एकल जीव। एकल जीव, एकल जीव ही उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो कि एक तत्व है, जैसे एक जीव है अमीबा, जिसको क्या नाम है? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका वाला जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है, तो ये क्या करता है? ये वृद्धि करके धीरे धीरे ये अमीबा में 2 केंद्रक बनता है, और 2 केंद्रक बन जाता है। फिर बाद में एगो अमीबा ये बन जाता है और एगो अमीबा ये बन जाता है। तो एक एगो अमीबा से 2 अमीबा बन गया, ये अमीबा और ये अमीबा। फिर ये 2 टूट टूट के बनेगा, तो ये टूट टूट के बनता रहता है ना। एगो है प्लेज्मोडियम। क्या है वह? प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम में क्या होता है? एक बार में बहुत सारा टूटता है। ये प्लेज्मोडियम क्या होता है? बहुत सारा टूटता है। तो एक एक प्लेज्मोडियम से बहुत सारा प्लेज्मोडियम बन जाता है, समझ गए? तो इस तरह से एक ही प्लेज्मोडियम से क्या होता है? बहुत सारा प्लेज्मोडियम बनता है। तो ये सब जीव ऐसे जीव है जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। याद रखिएगा, वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की सहभागिता होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और वैसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एकल जीव ही उत्पन्न करते हैं जीव को, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किस में होता है? परीक्षा में पूछेगा भाई हाथी में कौन सा जनन होता है, तो बताइएगा लैंगिक जनन होता है। और पूछेगा अमीबा में कौन सा जनन होता है? अमीबा, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, अमीबा में कौन जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम, मोडियम, प्लेज्मोडियम में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। स्पाइरोगाइरा, क्या होता है बुआ? स्पाइरोगाइरा, क्या होता है? स्पाइरोगाइरा, इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इस समय अलैंगिक जनन होता है। ठीक है बुआ, समझ में आ गया? तो इस सब जीव का नाम आपको याद रखना है। अब जानना है हम लोगों को कि भाई जो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन तो समझ में आ गया हम लोगों को, लाइन से समझिए एकदम। इसलिए हम किताब रख लिए हैं ताकि लाइन से समझा पाए। अब अगला पॉइंट हम लोग का है कि द्विखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दो प्रकार के हैं ना, तो इसमें हम लोग पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे क्या? लैंगिक जनन।
पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं? अलैंगिक जनन। 2 नंबर वाला को ही पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा कि सर जी लैंगिक जनन पहले तो पहले लैंगिक जनन पढ़ा दीजिए फिर अलैंगिक जनन पढ़ाइए, ऐसा नहीं अच्छा है। पहले अलैंगिक जनन पढ़ना अच्छा होता है। किताब में भी पहले अलैंगिक जनन दिया हुआ है, फिर क्या किया है? लैंगिक जनन दिया है। अब पढ़ने में भी सुविधा ऐसे ही होता है, बोलने में ठीक लगता है लैंगिक अलैंगिक, है ना, ठीक है, मगर पढ़ते पहले कौन है? अलैंगिक जनन। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अलैंगिक जनन। तो क्या अलैंगिक जनन एक ही तरीका से होता है कि कई तरीका है? ये बड़ी किताब में क्या देख रहे हैं? किताब तो देख लीजिए घोड़े, अब यहाँ देखिए। अलैंगिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? क्या उसका प्रक्रिया है, कोई तरीका है उसका होने का, कि एक ही लक्षण सबका होता है? तो नहीं, अलैंगिक जनन होने के कई तरीके हैं, कई गो तरीका से वो होता है। तो सबसे पहला तरीका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है क्या? बोलिए क्या नाम है उसका? द्विखंडन। क्या है? फिर से समझ लीजिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अलैंगिक जनन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अलैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़े? जनन। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? द्विखंडन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विखंडन। द्विखंडन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। अभी पढ़ाए हैं। द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। परीक्षा में पूछता है अमीबा में कौन सा जनन होता है? याद रखना है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। मगर कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो द्विखंडन होता है। परीक्षा में यह भी पूछता है द्विखंडन किस जीव में होता है? अमीबा में होता है। ये कैसे होता है? अभी जैसे बताया है कि एक अमीबा है जो बच्चा है, धीरे धीरे यही अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है, एक कोश की जीव है, एक कोशिका से बना होता है। ये अमीबा धीरे धीरे वयस्क हो जाता है, मतलब कि जवान हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये युवा अवस्था में जब आता है तो वयस्क जब हो जाता है तो इसका थोड़ा सा वृद्धि होता है, आकार बढ़ जाता है, और इसका जो केंद्रक देख रहे हैं, केंद्रक, ये केंद्रक जो है धीरे 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 ऐसे ऐसे फैल जाता है। केंद्रक धीरे धीरे ऐसे ऐसे फैल जाता है। अब ये 2 केंद्रक बनने वाला है। तो यह अमीबा अब ऐसा बना है, और यह अमीबा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? तो इसमें एकदम पूरा स्पष्ट हो जाता है कि 2 केंद्रक बन जाता है। तो ये एक अमीबा इधर बना लेता है, ये केंद्रक इतना पर बढ़ जाता है, तो ये केंद्रक चला गया इसमें, तो ये अमीबा बन गया ये वाला, और एक अमीबा बन गया ये वाला। तो एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? 2 अमीबा, ठीक है ना। ये केंद्रक विभाजन हुआ, ये अमीबा का केंद्रक है, परिया कोशिका में एक केंद्रक होता है ना। तो केंद्रक जब विभाजित हो गया तो क्या बन गया? 2 गो। तो 1 से 2 बनने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ा है इसमें? ये अकेला 1 से 2 गो बन गया है कि किसी तीसरे की आवश्यकता पड़ा है इसमें? अकेला बना है। तो ये अलैंगिक जनन है, इसमें एकल जीव टूटकर बनता है, तो बन गया। तो द्विखंडन एक अलैंगिक जनन है जैसे अमीबा में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो इसका प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ने जा रहे हैं बहुखंडन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुखंडन। बहुखंडन खंडन। बहुखंडन क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, एकल जीव टूटकर बहुत सारे खंड होते हैं। बहु माने अनेक, खंड माने टूटना। बहुत सारे खंडों में टूट जाना ही बहुखंडन कहलाता है। बहुत सारे खंडों में टूट जाना ही बहुखंडन कहलाता है। तो एक प्लेज्मोडियम जीव है, क्या नाम है उसका? प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम, प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम जो जीव है इसमें क्या होता है? प्लेज्मोडियम में कि एक जीव होता है ये, और ये जीव जो है ना इसमें क्या होता है? बहुखंडन हो जाता है। क्या होता है? बहुखंडन। और ये एक ही जीव टूटकर बहुत सारे बन जाते हैं। एक ही जीव टूटकर क्या होते हैं? बहुत सारे बन जाते हैं, और इससे टूटकर बहुत सारा टुकड़ा बन जाता है। ये प्लेज्मोडियम, फिर ये प्लेज्मोडियम, बहुत सारा प्लेज्मोडियम बन जाता है। कितना बताएं आपको? तो इसको क्या कहते हैं? एक ही जीव टूट के कितना बना? बहुत। तो क्या कहलाएगा? बहुखंडन।
तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव टूटकर बहुत सारे जीव बन जाते हैं क्या कहलाता है? बहुखंडन। जैसे प्लेज्मोडियम में बहुखंडन होता है। तो पहला वीवीआई ऑब्जेक्टिव यही बनता है कि बहुखंडन किस में होता है? तो प्लेज्मोडियम में। और इसी का उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? प्लेज्मोडियम में कौन सा जनन होता है? बहुखंडन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुखंडन कौन सा जनन है? लैंगिक है कि अलैंगिक? तो अलैंगिक, क्योंकि इसमें भी तीसरा क्या सकता नहीं पढ़ रहा है। अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे सब अलैंगिक जनन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? दो पढ़ लिए क्या? द्विखंडन, बहुखंडन। क्लास खत्म होगी तो आपसे हम पूछेंगे सारा सवाल, ठीक है? जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? पूर्णरुद्ध भवन। क्या होता है? पूर्णरुद्ध भवन। पूर्णरुद्ध भवन देखिए, ये तीसरा है। पहला दूसरा हो गया था, ये तीसरा, इसको हम लिख चलते हैं। पहला नंबर आपने क्या पढ़े हैं फिर से देख लीजिए। पहला नंबर में क्या पढ़े हैं? द्विखंडन। दूसरा में क्या पढ़े हैं? बहुखंडन। और तीसरा में क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्णरुद्ध भवन। ये होता है प्लेनेरिया में। किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। स्पाइरोगैरा में होता है। किस में होता है? अरे भाई उसमें क्या लिखा दिए थे? प्लेज्मोडियम। हाँ, प्लेनेरिया। ठीक है, क्या होता है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। अब सर ये सब नाम जाना नहीं लगता है, ये हटा दिया तो समझ में आ रहा है कि रिया है। ये कर्ण में हो गया, समझ में आ रहा है। मगर ये प्लेनेरिया क्या है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब जीव जो है ना, एकल मैंने क्या कहे, सूक्ष्म जीव है जो आपको दिखाई नहीं देता है। अति सूक्ष्म। आपको जो लगता है कि धरती पे जो दिखता है वही दुनिया होता है, नहीं। धरती में बहुत ऐसे जीव है जो दिखता नहीं है, वो धरती पे रहते हैं। पर ना एक हाथ पे हजारों कीटाणु जीवाणु रेंग रहे होंगे, मगर दिखाई नहीं देगा। जब माइक्रोस्कोप देखिएगा तो गजर गजर दिखाई देगा। गजर गजर, एक नहीं, जितना लाइन है 100 लाइन में गजर गजर रेंगते हुए दिखाई देगा। अभी आपको हैरानी होगा, आप कितनों आंख से देखिए, दिखाई नहीं देगा कि वो चल रहा। दिखाई तो देने का, चलना तो दूर की बात है। जैसे माइक्रोस्कोप, बाप रे बाप, गजर गजर चल रहा है हाथ में। साबुन से धोने के बाद 4-5 गो रहेगा, सोच लीजिए, ज़्यादा रहेगा कम नहीं। अब सोच लीजिए, तो वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं ना जो धरती पे बहुत सारे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो वही प्लेनेरिया भी एक सूक्ष्म जीव है जो हमको दिखाई तो नहीं देता। प्लेनेरिया में क्या होता है? पूर्णरुद्ध भवन होता है। इसमें क्या होता है? वैसा लैंगिक जाना जिसमें किसी भी जीव के शरीर के हिस्से से नया जीव बन जाता है। प्लेनेरिया कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इस टाइप का प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया है। तो इसमें कैसे होता है कि मान लो इसका 3 टुकड़ा कर दिए, इसका टुकड़ा बांट दिए, इसका सर अलग कर दिए, पेट वाला भाग अलग और पाँव वाला भाग अलग कर दिए, तोड़ दिए, काट दिए इसको, ठीक है ना। चलिए काटते हैं इसको। 3 भाग कर दिए इसको, टूट गया ये, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से ये टूट गया और यहाँ से टूट गया। अब क्या करते हैं, ये वाला भाग जो है बेचारा, ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, इसमें एगो नया एगो ये वाला भाग हो गया। फिर देखिए इसका एक वाला ये वाला भाग बन गया। तो भैया क्या हो गया, हाँ थोड़ा सा और मिटा देते हैं। अब हो गया, 3 भाग हो गया ना इसका। देखिए एगो ये वाला भाग है, इसका धड़ है, मैंने पेट वाला भाग, ये वाला भाग है इसका, और इसका एगो ये वाला भाग ये है, नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं आप, नीचे वाला जो पाँव वाला भाग है इसका। तो ये है, ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका 3 गो भाग है। अब ये 3 भाग में टूट जाएगा। एक प्लेनेरिया क्या होगा, 3 भाग में टूट गया। एगो सर यहाँ चला गया, धड़ यहाँ बीच वाला, पाँव यहाँ चलाया। अब इसमें ऑटोमेटिक जो सर है ना, ये अपने आप इसमें धड़ बन जाएगा और पाँव भी बन जाएगा। तो एगो नया प्लेनेरिया, इसमें अपने आप सर बन जाएगा, आगे में जुड़ जाएगा, इसमें है ना, सर बन के में जुड़ गया। भैया अलग कलर का है, जुड़ गया। अब पाँव भी बन गया, इसमें बन गया, ये प्लेनेरिया बन गया, ये प्लेनेरिया बन गया। इसमें क्या पाँव तो ही है, तो पेटो बन गया, आदि का सरो बन गया, तो नया प्लेनेरिया बन गया। तो इसी से एक से क्या बन गया, ये 3 गो प्लेनेरिया, माने इसके शरीर के भाग से ही अलग अलग पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। तो इसको भी जीव, इसको जड़ बच्चा पैदा करने के लिए क्या किसी और की आवश्यकता पड़ा है, नर या मादा की? नहीं, ये अपने टूटा, आपने 3 गो बन गया। मस्त। इंसान में होता कैसा होता, अब सोचता इंसान जी लेता, कहता कि हम जी लिए, अब बच्चा पैदा हमको करना है, तो क्या करता, आराम से कुट्टे कट्टा वाला अलग मशीन में दाब निकालता है, काट लेता, सर उन्हें गिरता, सर से वो नया पाँव बन जाता, धड़ बन जाता।
इन्हें कर पेटवा गिरता, पेट में सर जुड़ जाता है ऊपर, नीचे पाँव जुड़ जाता है, और फिर पाँव को उन्हें काट गिर जाता है तो पाँव में फिर जो होता है पेट, और फिर जो होता है सर, तो 3-3 को बन जाता है, तो 3-3 को सर्जरी हो जाते हैं नहीं आराम से। तो हमको 3 को क्लास बनाना होता है, आराम से कट कुट करते हैं, आराम से 3 को बन जाते हैं, मगर नहीं हो सकता है, हम लोगों में नहीं हो सकता है ऐसा। ये किस में होता है? तो प्लेनेरिया में ही होता है, बाकी जीव में नहीं होता है। अब ये ऐसा कैसे संभव होगा? धरती पे कैसे होगा? काहे नहीं संभव होगा? जब छिपकली के लंगड़ी कटाने के बाद छिपकली जुड़ सकता है, लंगड़ी आ सकता है, तो ये काहे नहीं हो सकता है? जब छिपकली की लंगड़ी काटने के बाद बहुत देर तक हिल सकता है, चल सकता है, तो ये काहे नहीं हो सकता है? हो सकता है ना जी। छिपकली देखे, वो देखिए किमारी वाणी में कटा जाएगा, पूछ कटा जाएगा, तो कितना कुछ दिन के बाद पूछ निकल के आ जाएगा दोबारा। बताइए, होता है सब कुछ में। हाँ, मतलब हम लोग काउडी कटा गया फिर दोबारा नहीं जमेगा, वही में नहीं जमेगा, उसको ला के सोल्डिंग कर माने, आई मीन उसको बढ़िया से टाका उका मार कर सीधे होगा तो हो सकता है जुड़ जाए, मगर नस उस कुछ एको नस बचल लगा तो जोड़ा जाएगा, है ना। अब पूरा कटका अलग हो गया तो उसके बाद कहाँ जोड़ाएगा? तो ये जोड़ देगा, जो अगर जो कोशिका जीवित है तो जोड़ा जाएगा, है ना, तुरंत ताजा ताजा है तो जोड़ा जाएगा, मगर वो कटने के बाद फिर दोबारा जन्म लेगा वही में से? नहीं लेगा। जो कट गया हंसे हट गया एकदम, कुछ होता कोई तो दिखते नहीं है, आराम से लोग हाथ काटा था, बाद में फिर जम जाती बाद में तो इस तरह से होगा। तो ये प्लेनेरिया हो गया, है ना। तो परीक्षा में बात नहीं करो, प्लेनेरिया सब बात नहीं करो आपस में। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि सबसे पहला सवाल क्या हो गया कि पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में सबसे पहला सवाल कि पुनरुद्ध भवन किस में होता है? प्लेनेरिया में। फिर वही सवाल उसका उल्टा, प्लेनेरिया में कौन सा जन्म होता है? पुनरुद्ध भवन। तो यही हो गया। और कैसे होता है? तो एकल जीव टूटते हैं और उसी के शरीर के हिस्सा से नए नए हिस्सा बन के नया नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपका मुकुलन। क्या है? मुकुलन। क्या है? मुकुलन। और हम लोग पढ़े क्या नाम होगा ये पॉइंट? ये पढ़ने जा रहे हैं मुकुलन। ये भी एक अलैंगिक जनन है, इसमें भी कोई दूसरा दूगो जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन। किसमें होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। कैसे होता है? एक हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, पेड़ है, पेड़ टाइप का है, हरा हरा हाइड्रा है, पेड़ है। इसमें क्या होता है? एक भाग में उभार आएगा। क्या आएगा? उभार। जैसे ये भाग थोड़ा उभर गया, निकल गया, ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे बना के ऐसे बन गया, है ना। अब ये भाग में उभार हो गया तो यहाँ से कट के गिर जाएगा, कट के गिरेगा तो यहाँ से ही कट जाएगा, यहाँ से कट गया। कटने के बाद क्या क्या नया भाग बना लिया और ये प्लेनेरिया बन गया आपका। और प्लेनेरिया क्या हुआ? अलग आ गया, प्लेनेरिया का सॉरी हाइड्रा हो गया। और ये हाइड्रा फिर नया हाइड्रा आपका बन जाएगा, आपका एक नया हाइड्रा फिर यहाँ से बन जाएगा। ये इसको कह सकते हैं, ये हाइड्रा जो है पहले बन जाएगा इससे, और इसको ये भी हाइड्रा बन गया। फिर इसमें फिर नया नया भाग बनेगा इसका, मतलब एक भाग में उभार आएगा। क्या आएगा? एक भाग में उभार, मतलब कि ये पेड़ टाइप का है। अब पेड़ के जड़ में ना, केला के पेड़ देखें, केला का पेड़, केला के पेड़ रोप दीजिएगा, उसका जड़ में से वो गुलठी लेकर निकलेगा, गुलठी से लंबा ना निकलेगा, लंबा निकल के वो पेड़ निकल जाएगा। जब तक एगो पेड़ फड़े तब तक 3-4 को, जब तक एगो केला फटेगा फूटेगा तब तक 3-4 को केला निकल जाएगा। नहीं निकल जाता है? केला में आते होते एगो केला लगा दीजिए, 3-4 को आराम से हो जाएगा, फिर 4-5 को होगा, फिर वो झुंड बन जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से हाइड्रा में क्या होता है? एगो इसका भाग ऊपर निकलता है और निकलने के बाद में क्या होता है कि इसी भाग से फिर विकसित होकर नया नया फिर हाइड्रा बनने लगता है। ठीक है ना। और हाइड्रा इसी तरह से जन्म लेते रहता है, तो हाइड्रा कहते हैं, सॉरी हाँ हाइड्रा। तो याद रखें मुकुलन किस में होता है? तो हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। चारों चीज याद कर लिए, पूछेंगे अब फिर याद कराते हैं। पहला पढ़ा है द्विखंडन। क्या पढ़ा है? किसमें होता है? अब ये भुला गया ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी है एकदम, अभी पढ़ेगा, बड़ी माँ मारेगा नहीं याद होगा तो। दूसरा है बहुखंडन। बहुखंडन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में। तीसरा क्या है? पुनरुद्ध भवन। उससे किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में। हाँ क्या? प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में। और उसके बाद क्या पढ़े हैं? मुकुलन। मुकुलन किसमें होता है? और उसके बाद अभी क्या पढ़े हैं? वो पढ़े मुकुलन। आज स्पाइरोगाइरा किसमें पढ़े? स्पाइरोगाइरा नहीं पढ़े। चलिए
चलिए अब है कायिक प्रबंधन। क्या है कायिक प्रबंधन? क्या है देखो, कायिक प्रबंधन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? देखो कोई कोई पेड़ पौधा होता है ना, उसको रोपने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तना काट के लगा दीजिए, डाली काट के लगा दीजिए, लत्ती काट के लगा दीजिए, आपका पेड़ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए ना, जैसे आप देखिए गुलाब का पेड़, गुलाब का पेड़ में क्या करते हैं, उसका टहनी काट लेते हैं और टहनी को मैंने अगर डाली काट लेते हैं ऊपर मोट लगा कर गोबर लगा देते हैं, ऊपर नीचे जमीन में गाड़ देते हैं। क्या होता है, कुछ दिन के बाद यहाँ पे पता निकलना शुरू नहीं, और ये आपका पता निकल जाएगा, और पता निकलते निकलते कभी गुलाब का पेड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। आराम से बाद में गुलाब का पौधा निकल जाएगा, गुलाब फूल खिला रहा है ना जी, होता कि नहीं होता है? उसी प्रकार से देखिए ऊख का पेड़ लगाना क्या करना पड़ता है, एक ऊख है, 10-12 को गिरा है, बस 10-12 को टुकड़ी बना दीजिए और सबको जमीन में अलग अलग गाड़ दीजिए, सबको गिरा में से निकल जाएगा आपका ऊख, और गन्ना का नया नया पौधा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वो कायिक प्रवर्धन है ये सब। नींबू के क्या है, नींबू को डाली में थोड़ा सा झुका के जमीन में गाड़ दीजिए। कोई नींबू है, नींबू के पेड़ से नींबू निकालना, जैसे आपको नींबू का पेड़ है जो बड़ा फलता है, तो हम कहेंगे तो क्या दीजिए ना हमको भी, तो क्या एगो पेड़ हमरो दे दीजिए, कहना हमारा तो एक पेड़ है, तो कोई बात नहीं है। आपका पेड़ है ना, आपका पेड़वा में क्या करेगा, अभी बरसात हो, जिससे बरसात का मौसम आएगा तो क्या करेंगे, वो डाली में तरीका छील देंगे, और छील के पेड़ का नीचे दबा के और मिट्टी में दाब देंगे, दाब के मिट्टी चढ़ा देंगे हैं, और छोड़ देंगे। कुछ दिन के बाद देखेंगे जहाँ छिले रहेंगे, दावे चढ़ले रहेंगे, वही तक का जड़ निकल जाएगा, तो उसके बाद डाली काट लेंगे और लेके चलेंगे, और डाली का हमारा रोप लेंगे, पेड़ हो गया नींबू का। क्या समझे कि नहीं समझे? वो नया पेड़ हो गया हमारा। आपका तो एगो हम डाली ली है खाली, वो नींबू का पेड़ थोड़ी ना ले लिए है, बड़का नींबू का पेड़ है, वो डाली निकाली तो क्या हो गया है ना, तो ये बात रहता है। तो वो डाली से आपका पेड़ हो जाएगा, तो ये हो गया कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन क्या होता है, किसी भी पौधे के भाग से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, किस में होता है याद रखिएगा, गुलाब में होता है, गन्ना में होता है, और क्या में होता है, नींबू में होता है, सोहजन के पेड़ में भी होता है, और ठीक है हाँ परवल की लत्ती लगा दिया तो भी हो जाएगा। अलुआ का लत्ती रोप दीजिए, अलुआ में देखते हैं अलुआ का पेड़ बड़ा मजेदार होता है, बड़ी मस्त है। अलुआ की लत्ती ले लीजिए, कुटी कुटी काट दीजिए, आता तो वो पेड़वा के दबा दीजिए, आराम से करे फुलगी निकाले, उसके बाद देखे ना कि ना अलुआ लथड़ रहा है आराम से, होता है कि नहीं, मस्त होता है वो सब अलुआ खेती। तो इस तरह से इसका खेती जो होता है, तो ये सब क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्या है ये, कायिक प्रवर्धन। अब चलते हैं क्या, सुन ध्यान से बातें, जीव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अब, तब पादपों के पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दो, जो धरती पे जीव है वो लिंग के आधार पे 2 प्रकार के हैं। जीव जो है, कुछ जीव एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी जीव, और दूसरा क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, उभयलिंगी। क्या होता है, उभयलिंगी। ये एक लिंगी जीव क्या होता है, एक लिंगी जीव वैसे जीव होते हैं जो एक ही जिसमें एक ही लिंग होता है। क्या होता है, एक लिंगी जीव वैसे जीव होते हैं जिसमें एगो नर होता है और एगो मादा होता है, माने नर और मादा अलग अलग होता है। नर है तो मादा का काम नहीं करेगा, और जो मादा है वो नर का काम नहीं करेगा। और उभयलिंगी में वो नर है वह मादा है, नर भी वही है और मादा भी वही है। नर मादा इसमें नहीं होता है, एक ही एगो जीव होता है जो नर और मादा दोनों होता है। एक ही जीव क्या होता है, एक ही जीव क्या है, नर एवं मादा, नर एवं मादा दोनों हैं। क्या है, दोनों हैं। इसमें क्या होता है, एक लिंगी जीव में नर अलग है और मादा अलग है। क्या हुआ, नर एक है अलग है और मादा अलग है। और इसमें क्या है, इसमें नर एक ही जीव है जो नर है और मादा है दोनों। आपको ऐसा एक लिंगी जीव कैसे कैसे होता है, जैसे लिए ना बकरी, बकरी क्या एक लिंगी है कि उभयलिंगी है, एक बकरी है तो उसका बकरा भी है। गाय जैसे कि मान लो चलो कुत्ता है तो कुतिया भी है, तो वो सब क्या एक लिंगी जीव है। कुत्ता को कुतिया का गुण नहीं होगा। अब कुत्ता कतनों कुछ होगा तो अपना बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, क्योंकि दूध उसको नहीं पिलाने का उसका अंग नहीं है। जो अब कुतिया है दूध पिला सकता है, मगर वो क्या करते हैं, उसका जो कुत्ता का फंक्शन है कुतिया नहीं कर सकते हैं। तो कहते एक लिंगी जीव है वो सब। मनुष्य स्व में एक लिंगी है, जो माँ है एक पिता, एक माँ है एक पिता है ना, दो लिंग है इसमें, नर और मादा है ना।
उभयलिंगी वाला में क्या है, एक ही तरह के जीव है। कौन कौन जीव एक उभयलिंगी होते हैं भैया बताइए, तो कौन कौन जीव उभयलिंगी होते हैं? केचुआ, क्या होता है सबसे पहले किसका नाम आता है? केचुआ। केचुआ जानते हैं? चारा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चारा। चारा जो होता है केचुआ, वो एक लिंगी उभयलिंगी जीव है, वही नर है वही मादा है, उसमें नर मादा नहीं होता है। तो परीक्षा में पूछेगा केचुआ कौन सा जीव है? उभयलिंगी, नर भी है और मादा भी है। मनुष्य कौन सा जीव है? एक लिंगी की उभयलिंगी? एक लिंगी है, क्योंकि नर है तो नर मादा नहीं हो सकता, मादा जो नर नहीं हो सकता। अब ऐसा ना होता है ना, एगो होता है ना जो नरो होता है मदो होता है, छक्का जो होता है वो जो ट्रेन में, ऐसा बात नहीं है। हाँ इसमें उभयलिंगी मतलब उसमें, मगर वो बच्चा को पैदा नहीं, मतलब क्या कहें, उसमें भी दो प्रकार होते हैं, पढ़ाएंगे ट्रांसजेंडर पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें थोड़ा सा। फिलहाल में आप जान लीजिए कि मनुष्य एक लिंगी जीव है, ठीक है ना, नर और मादा है। अब बात करते हैं कि पादप में जनन कैसे कैसे होता है। पादप में जो जनन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, ध्यान से समझिए इस चीज को, टाइम मत देखिए, टाइम तो अभी आधा घंटा हुआ है। पादप में जनन कैसे होता है, तो पुष्प में जनन की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पुष्प में जनन की प्रक्रिया, पुष्प जनन कैसे करता है। पुष्प का आप एक चित्र बना लीजिए, पहले पुष्प का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं देखिए। पुष्प का एक, पहले पुष्प देखें ना, फूल देखें आप लोग, फूल का एक भाग लेते हैं। पहले तो होता है क्या, एक होता है ये हो गया डाली, ये हो गया पत्ता। आपको यही से समझ में आता है तो यही से हम बनाते हैं। पहले लीजिए डाली और पत्ता से शुरू करते हैं। इसमें ये जो होता है बाह्य दलपुंज होता है, जो बाह्य दलपुंज होता है हरा रंग का ऐसे होता है, हरा रंग का ऐसे होता है, जिसे पुष्प कोई भी लगा रहता है। अब ये फूल है, रंग बिरंग का फूल होता है। ये फूल हम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसी में से निकला है फूल। हमको फूल बनाने तो नहीं आता है, मगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कथी का फूल ही मत ध्यान दीजिएगा, ये फूल है ना, ये फूल है, ध्यान से समझिएगा। इसे जो भी समझा रहे हैं वो सब समझना नहीं है, जो समझाना अब समझ शुरू होगा, वो सब मेन बात तो होगा। ये फूल है, ठीक है, समझ लीजिए फूल है। चलिए आपको नहीं लग रहा फूल, तो और फूल बना दे लीजिए इनमें से, और का वो फूल लग गया, ठीक है, ठीक है। चलिए इस फूल में अब क्या करना है, मेन भाग को समझना है कि कैसे पुष्प में जनन होता है, ठीक है ना बुआ, पुष्प में जनन कैसे होता है। देखिए इसके बीचों बीच जो होता है ना, इसके बीचों बीच यहाँ पे ये अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। यार आपको जानकर हैरानी हुआ कि पुष्प में लैंगिक जनन होता है। अब हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? लैंगिक जनन। ये बात सबसे पहले जान लीजिए, लैंगिक जनन। और आपको जानकर हैरानी एकदम हो रहा होगा कि भाई पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है, नर और मादा होता है क्या? तो हाँ, पुष्प में लैंगिक जनन होता है और नर और मादा का भाग होता है। एक ही पुष्प में देखिए हम नर मादा का भाग आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो पक्की परेशान कर दिए। देखिए रानी भागिए, नहीं तो पिटाई खाइएगा। देखिए अब जो है इसको लॉक कर देते ना, भगाएगा बार बार, इसको लॉक के कर देते हैं। अब भगा दो। चलिए अब देखिए चलिए ये जो देख रहे हैं आपको क्या हो गया, ये अंडाशय, मेन अंडाशय हो गया। अंडाशय से एक निकलेगा वर्तिका। क्या होगा? इसी से निकलेगा पाइप की तरह, पाइप, अंडाशय से एक पाइप की तरह निकला हुआ है ये, ठीक है ना। ये वर्तिका में ज्वाइंट है, खाली जगह है, वर्तिका। ये क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसी पुष्प में ऐसे निकल आता है। उसमें आप देखिए भैया ऐसा ऐसा, देखे थे कि नहीं देखे थे? देख कथी कथी में है, ओढ़ल का फूल में देखे होइएगा आप लोग।
अड़हुल के फूल में देखिए होइएगा आप लोग, उसको निकाल कर लेगा, तोड़ खाता भी है। ये देखिए बहुत ताकत होता है उसमें। देखिए मगर समझिए वो मर्डर कर दिया आप, क्योंकि वो जनन करने वाला था बच्चा। देखिए कैसे कैसे होता है। तो ये हाँ, दोपहरिया एक संजा फूल होता है, उसमें भी देखिए होइएगा, जो नाम गोल मरीच होता है, गोल गोल सूखने वाला गोल मरीच नहीं बनता है, वो करिया करिया जो दाना बनता है। दोपहरिया फूल ना फिर खिलाता है, बगल में तो हमारा है वहाँ पे। तो होता है कि वो फूल लेता है वहाँ से, हाँ जाना फूल लेना, वहाँ पर बगल में फूल होगा, दोपहरिया फूल लेकर आओ, देखो तो बगल में नीचे होगा, उसका नीचे जल होगा, वो लाल पीला चकोर लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ तो खाते हैं। किताब कहाँ, किताब नहीं हुआ। संजा फूल होता है, सारे बात नहीं करो, होगा फूल तो होबे करेगा, तो वो नहीं होगा तो नहीं होगा ना, है हाँ है ला, ये रख दिए जा, तो पूरा जड़ ना तोड़ ले, अरे तोड़ के जड़ से, तोड़ के जड़ से, हरा वाला हरा सही से तोड़ के लिए। इसका ये जो है ना इतना भाग तोड़ दी है, इसका अंडाशय गायब है नीचे वाला, गोल मरीच जो होता है, जो नाम होता है गोल का, वो अंडाशय था, वही समझाना था। हालांकि इसमें वर्तिका अगर आपको मिल जाएगा, जब इसको चीरेंगे ना तो देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ये लाल देख रहे हैं, लाल लाल, ये तो मेन है कर, देखिए देखिएगा हाथ में लाल लगेगा, ये हाथ में लग गया, ये दाना दाना एकदम खुद कर रहा है, एकदम दाना जैसा। कमीन लाइए पूरा ले गया। हाँ ये हनुमान जी वाला बात हो गया ना, गए थे संजीवनी बूटी लाने, पूरा पहाड़ी ले आए। ठीक है, देखिए ये जो पौधा है, इसमें एक पुष्प हमको दिखाई दे रहा है इसमें, और इसी पुष्प का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी पुष्प में कैसे लैंगिक जन्म हुआ ये देखने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके पुष्प का जब हम आप इसे देखिए, तो पहले पूरा दिखाते हैं। ये आपका हम दल पूंजी सब हरा वाला जो था, इसे हटा देते हैं, डायरेक्टली इसके मुद्दा पे आते हैं, इसका अंडाशय पे। तो ये अंदर जब छिलिएगा इसको, ये जो देखिए हरा कलर का, देखिए इसको जब हटाएंगे ना हरा कलर का ऊपर से, फिल कीजिए आप लोग, वहाँ से देख तो नहीं सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे गोल मरीच जैसा दाना निकलेगा, वो देखिएगा। अभी बच्चा है इसलिए एकदम वाइट दिखाई दे रहा है आपको। हाँ ये गोल दाना एकदम मरीच जैसा, यही बाद में यही जनन पार्ट है मेन इसका। ये है आपका अंडाशय, क्या है अंडाशय, क्या कहते हैं इसको, अंडाशय। इसको क्या कहेंगे, अंडाशय। ये क्या है, चलिए होता है। कभी कभी मक्खी ना बाबा मासी करता है, देख लीजिए पूरा गायब कर दिया, तो मेहनतें बेकार कर देता है। देखिए ध्यान समझिए, तो ये क्या है, अंडाशय, क्या है, अंडाशय। इसी अंडाशय से एक परखनली जैसा ऐसा नली निकला हुआ, नली, ठीक है हुआ, ऐसे नली, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे पार्ट है इसका। अभी नहीं, अब क्या है, ऐसा बना हुआ है इसे, इसी से है ये पराग कोष निकला हुआ। ये पराग कोष, आपको हरा कलर दिखाते हैं, इसको दूसरा कलर बनाते हैं ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा अलग रहे, डिजाइन थोड़ा सा अलग रहे। ये पराग कोष है, इसमें क्या है, पराग कोष, ये पराग कोष है, इसमें पराग कण रहता है। एक एक करके लिख भी देंगे, खड़ा नहीं। अब ध्यान से दुइयों को पे समझिए, ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आपका इसमें हो जाएगा दिक्कत। देखिए ये क्या है, अंडाशय, क्या है, ये जो देख रहे हैं गोलकाई, क्या है, अंडाशय। ये आपको लिखने आना चाहिए, आपको बनाने आना चाहिए, परीक्षा में पूछता है 5 नंबर का। ये अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय,
अंडाशय। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, अंडाशय हो गया। ये जो नली देख रहे हैं, नली गोलका गया इसे लंबा, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं बुआ? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। आज जो इसके ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। काग्र, काग्र, वर्तिकाग्र। आपसे सब आना चाहिए, सबको आप तुमको आना चाहिए भाई। वर्तिकाग्र, इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। ये क्या लंबा वाला? वर्तिका। इसके ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इसके अंदर ही सब कुछ है, इसी फूल के अंदर ये है वो अंडाशय। इसको जब चीर के दिखाएं तो आपको बताया ना, जैसे इसको हम थोड़ा बड़ा वाला चीर के दिखाते हैं तो इसी के अंदर क्या होगा, ये जैसे इसको फूल को हटाएं पंखुड़ी को, तो आराम इसी के अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र भी होगा। एक लंबा नली होगा जो पूरा अंदर से बाहर तक गया होगा, उसको वर्तिका कहेंगे। ये बताना बड़ा मुश्किल है, कौन कौन वर्तिका है और कौन अलग है, पुंकेसर है। तो समझ में, ये अंडाशय से जुड़ा था, अंडाशय के जस्ट बीचों बीच होता है वर्तिका, अंडाशय से जुड़ा रहता है, ये कनेक्शन में जुड़ा रहता है में, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये क्या है? तो ये है पुंकेसर। क्या है? ये है पुंकेसर। पुंकेसर नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? पुमंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? पराग कोश कहते हैं। कुछ नहीं करवा, क्या कहते हैं इसको? पराग कोश। याद कर लो, तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कहते हैं इसको? पराग कोश। पराग कोश में जो कण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पराग कण। क्या कहते हैं? पराग कण। सारा साल पूछेंगे तुमसे अभी, पराग कण। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण। और इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं क्या? पुंकेसर। क्या कहते हैं दोनों मिला के? पुंकेसर। याद कर लो, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? पुंकेसर। दोनों को मिला के पुंकेसर। पुंकेसर, दोनों को मिला के, ठीक है ना। और ये क्या, ये तीनों मिला के कथी कथी? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र मिला के क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसको? ये तीनों मिला के, ये और ये तीनों मिला के क्या कहलाता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब समझ लो ये मादा है, आई क्या है? नर है। मतलब ये समझ लो जेंट्स है, आई लेडीज है, समझ गए? हाँ, माने नर और ये मादा। तो पुष्प में दो भाग होते हैं, तो परीक्षा में पूछता है पुष्प में जो नर जनन तंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जो मादा जनन तंत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर में क्या क्या होता है? पराग कोश होता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। पराग कण में ही खुद खुद होता है, जब वहां से चुया था खुद खुद लगेगा। और यही कण होता है, इस पे पड़ता है। ये कण देख रहे हैं, ये कण जो आपका एक कण है, ये कण देख रहे हैं, यही कण जो होता है इस पर से कहा जाता है? इस पर। कहाँ में पड़ता है? तो याद रखिए कैसे जन्म हो रहा है, देखिए। पराग कण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर गाढ़ा लसा पदार्थ होता है जो इसको चपका लेता है। इसको और चपकाने के बाद सीधे यहाँ से पकड़ के इसको धीरे धीरे यहाँ से लाते हुए अंडाशय में पहुंचा जाता है। अंडाशय में पहले से अंडाणु रहता है। क्या आता है? अंडाणु पहले से रहता है। अब पराग कोश से पराग कण आके दोनों आ गया, तो पहले यहाँ पे क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाशय में क्या है? अंडाणु है। अब क्या आ गया? पराग कण आ गया। अंडाणु और पराग कण दोनों मिलता है, तो यहीं पे उसका बच्चा पैदा होता है, जिसे आप कहते हैं बीज। क्या कहते हैं? बीज। जब ये बीज बन जाता है तो धीरे धीरे ये सब सूख जाता है। ये सूख के गिर जाता है, पौधा का जो में से इहो धीरे धीरे सूख के गिर जाता है। आई गोल मर्च की दाना की तरह नीचे गिर जाता है। आई जमीन में पड़ता है, यही एगो पेड़ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पेड़ बन गया। इतना सारा काम होता है। ये जो फूल खिलता है इसी बच्चा पैदा करने के लिए है। यहाँ पे प्रक्रिया है। ये जो फूल भगवान ये बनाए हुए हैं, ये प्रक्रिया है। इसमें जो अभी फूल सब जो है ना चुकटल है, मतलब क्या है? ये बंद है। देख रहे हैं, ये सब बंद है। ये फूल देख रहे हैं, ये बंद है। बंद है ना, फूल खिला हुआ नहीं है। क्यों नहीं खिला हुआ है? फूल बंद है, मतलब क्या हो रहा है?
इसका मतलब हो गया कि ये इसमें सटा हुआ, ये सब चपक जाएगा तो क्या होगा, सटेगा नहीं सटेगा। तो यानी कि पराग कोश से परागकण में पड़ रहा है। अब देखिएगा शाम होते दोपहर, जब शाम हुआ ना तो शाम को क्या करता है, खिलता, ऐसे खिल जाता। और खिलने के बाद क्या होता, ये परागकण जो है पर पड़ गया, अब 2-3 दिन तक खूब खिलल रहेगा, 1 दिन तक खिलल रहेगा। ये परागकण जैसे अंदर घुसा, अब धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाएगा, कल होके मुरझा जाएगा। 2 दिन के बाद सूख जाएगा, और सूख के जितना पियरका सब है सब ही सूख के झड़ जाएगा। अब मेन दाना जो बनेगा अंडाशय में बन गया, बस कहानी खत्म, फूल खत्म, दाना बन गया और दाना जमीन में पड़ेगा, नया पौधा जन्म लेगा, फिर नया फूल खिलेगा। आया समझ में? आप देखते होइएगा कि लड़का में एक फूल लाल में गुलाबियों हो रहा है, ये पीला है ना, पीला में गुलाबियों फूल हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब ये मान लो पीला फूल है, एगो गुलाबी फूल है, तो गुलाबी फूल पर कोनो भंवरा है, कोनो पिलुआ है जो ऊपर बैठा है, अब बैठ के ऊपर से वहीं पर आया है, तो वो में के परागकण पे पड़ गया ना, पड़ गया। पहले मक्खी चाहे कोई कीड़ा कहाँ बैठा, गुलाबी वाला पर, तो गुलाबी वाला के परागकण पड़ा, पैर में चिपक गया, कौन होता, चिपक गया, और चिपक के आया पीला वाला पर, पीला वाला बैठ गया, तब ये पीला वाला था, कौन वाला आ गया, गुलाबी वाला, तो गुलाबी वाला गया था। जब फुलवा खिलेगा तो देखिएगा इन्हें करे गुलाबी, इन्हें करे पियर, तो आपका तो छोटा ये पियर था, गुलाबी हो जाए, की बात है, ये फुलवा रंग में खिलाता है, बोलो खिलाता नहीं है भाई, कैसे वाला समझ में आ रहा है, दूसरा पर के परागकण आया है ना। तो ऐसे 2 बात और समझ में आया, फिर से समझ लीजिए, अब फिर से समझ लीजिए कथी हो रहा है। वो ये क्या है, पत्ता है, ये क्या है, डाली है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ये बाह्य दल पुंज है, क्या कहते हैं इसको, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल जो पत्ता होता है, ये आधार होता है, इसी में टिकल होता है फूल, हरा कलर का पत्ता। ये बाह्य दल पुंज पे ये क्या है, पंखुड़ी है, क्या है, पंखुड़ी। इसी पंखुड़ी से हमको ज़्यादा मतलब नहीं, ये सब कवर है, मेन भाग का अंदर है। कौन भाग है, तो ये है अंडाशय, क्या हुआ, अंडाशय। अंडाशय से एक नली गया, जिसे क्या कहेंगे हम, नली को वर्तिका। वर्तिका के ऊपरी वाला भाग को क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र, काम खत्म। अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये सब स्त्री केसर होता है, क्या कहलाता है, स्त्री केसर। इन्हें कारी देखिए क्या है, परागकोश, ये क्या है, परागकोश। परागकोश में क्या होता है, परागकण। परागकण कहाँ पड़ता है, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर से कहाँ जाता है, वर्तिका होते हुए कहाँ जाता है, अंडाशय में। अंडाशय में जाने के बाद उसका वहाँ पे वहाँ पे जाकर उसका बीज बन जाता है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि परागण की क्रिया किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, परागण की क्रिया किसे कहते हैं। इसका जवाब क्या है, सो सुनिए। परागण का मतलब होता है जो ये जो था आपका, क्या था, ये क्या था हुआ, वर्तिका। वर्तिका पर परागकण जो पड़ता है, वर्तिकाग्र पर जो परागकण पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं, परागण। परीक्षा में पूछेगा कि परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं, परागण, परागण, बड़ी नहीं लिखेंगे, परागकण नहीं, परागण। परागण किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया, परागण कौन में हुआ होता है, परागण वाला भाई, हाँ, परागण, ठीक है। तो परागण किसे कहते हैं, देखिएगा, तब देखिए यहाँ पे क्या है, पराग कोश का परागकण, क्या हुआ, बोलिए, पराग कोश का परागकण वर्तिकाग्र पर पड़ता है, क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पड़ता है, इसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, क्या होता है, स्वपरागण। एक होता है पर परागण, क्या होता है, पर परागण। जब एक गो फुलवा के परागण उसी के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो क्या कहते हैं, स्वपरागण। एक गो फूल है, ओकरे वर्तिका है और ओकरे पुंकेसर है, आई पर पड़ा है, तो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। इसमें क्या है, एगो फूल एने है, एगो फूल एने है, तो एक वर्तिका एने कारी है, एक परागकण एने कारी है, परागकोश। एक वर्तिका आई पर के फूल ना बोले कि गुलाबी पर का फूल पीला पर चलाएगा, जा गुलाबी पर के, ये गुलाबी वाला परागकण यहीं पर चलाएगा, तो क्या होगा, दोसर फूल के परागकण नहीं पर आया है, क्या हुआ है,
दोसर फूल के वहीं पर आया तो क्या होगा? पर माने दोसर, दोसर पर क्या आया है? यानी परागण, तो कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं? पर परागण। जब अपने ही पुष्प का पराग कण उस पर पड़ता है तो क्या कहलाता है? स्वपरागण। और जब दूसरे फूल का पराग कण पर पड़ता है तो क्या कहलाता है? पर परागण। पराया, पर परागण। समझ में आ गया? तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। परीक्षा में पहले ये तो आपको आना चाहिए, परागण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात, पराग कोश का पराग कण, क्या बोलिए वो? पराग कोश का पराग कण, बोलो क्या? पराग कोश का पराग कण वर्तिकाग्र पर पड़ता है, क्या? इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जब एक एक फूलवा में होता है तो स्वपरागण, क्या? जब एक फूल के दूसरा फूल पे पड़ता है तो आ गया समझ में? तो ये हो गया पुष्प में। आ गया समझ में कि नहीं आया? पूरा बढ़िया से। तो यही था आपका आधा जनन पढ़ लिया आप। आधा जनन बचा है जो कल पढ़ाएंगे आप, समझिए? तो बहुत बढ़िया पढ़े आप लोग, सीखें। एक क्या तो जनन का जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। पहले आप इस चित्र को अच्छा ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यह डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि पुष्प का जो लैंगिक जनन होता है उसका आप पहले चित्र बना के बताइए। परीक्षा में प्रश्न ऐसे रहेगा कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए, स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, ठीक है ना। तो ये पुष्प जो देख रहे हैं आप, ये फूल का चित्र जो है आंतरिक चित्र है, मतलब इससे यह पता चलता है कि पुष्प कैसे जनन करता है, यानी पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो समझिए, पहले ये फूल का शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये टोटल पुष्प के मुख्य भाग में क्या क्या चीज आते हैं ध्यान दीजिए। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये जो देख रहे हैं, ये इसका स्पेशल नाम है क्या? बाह्य दल। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दल। बाह्य दल। दूसरा जो है ये जो आप देख रहे हैं पिंक पिंक कलर का, जिसको हम लोग फूल का पंखुड़ी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? दल या पंखुड़ी। दल या पंखुड़ी। इसका जनन में ज़्यादा विशेष महत्व तो नहीं होता है, मगर हम लोग पुष्प पूजा वूजा करते हैं या माला बनाते हैं या फूल को लेते हैं तो हम लोगों को इसी से मतलब होता है। ये फूल का जो पंखुड़ी है उसी से मतलब होता है ना। अब इसके जो अंदर की बातों को जानिए क्या क्या चीज़ है। सबसे जो पुष्प का मेन जननांग भाग है वो ये है, डमरू के आकार का जो देख रहे हैं आप, ये यही आपका मेन जो इसका मेन जो पार्ट है वही है, ठीक है। ये जो मेन भाग है इसको कहते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक का भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। यानी यहीं पे अंडाणु होता है, जो गोल गोल देख रहे हैं यहीं पे अंडाणु है वो, ठीक है। यहाँ पे गोल गोल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु नहीं कहते, क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीज। बीज का अंड यानी बीजांड। बीज का अंडा यानी बीजांड। तो बीज का अंडा है यहाँ पे, इसको कहते हैं बीजांड या मदा युग्मक अंड कोशिका। ये मदा युग्मक अंड कोशिका है। क्या कहते हैं? मदा युग्मक अंड कोशिका, उसी को कहते हैं बीजांड। इसी का जो भाग है अंडाशय का, अंडाशय का जो ऊपर वाला भाग है ऐसे, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसका जो ये वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र। तो ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो मिलाकर तीनों को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में 3 चीज शामिल है, एक अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र, ठीक है। ये 3 चीज शामिल है जिससे बना स्त्री केसर। तो ये समझ लीजिए, ये फूल का महिला वाला पार्ट है, जो स्त्री होता है ना, स्त्री वाला पार्ट ये हो गया। अब हम लोग फूल का पुरुष वाला पार्ट को देखने जा रहे हैं। इसमें मेन होता है तंतु। ये देख रहे हैं ऐसे, ये तंतु। और तंतु के ऊपर जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट पीला कलर का, ये पराग कोश है। क्या है? पराग कोश।
यहाँ तक जो लमका जो गया है इसको क्या कहेंगे? तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। और ये पीला कलर का भाग देख रहे हैं इसको कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। ठीक है। अब यहाँ पे यही जो तंतु और परागकोश है ये दोनों मिलकर बना, दोनों को हम लोग कहते हैं क्या? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। तंतु और परागकोश को साथे में अगर मिला कर कहे तो क्या कहेंगे? पुंकेसर। अब जो है इसी परागकोश में नर युग्मक होता है जो हम कहते हैं परागकण। इस परागकोश में क्या होता है हुआ? परागकण। ये परागकण यहाँ पे है मगर लिखा हुआ यहाँ पे है, और यहाँ पे यह गोल मटर मटर के दाना की तरह दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पर आया है, पहले यहाँ पर नहीं था। ये परागकण वर्तिकाग्र पर आया है, पहले कहाँ पे था? तो ये परागकोश में था। कहाँ पे था? परागकोश में। ये परागकण जो बनता है ये परागकोश में बनता है। जब ये पंखुड़ी समेटता है तो ये जाके सट जाता है इसमें। ये परागकोश देख रहे हैं, ये पुंकेसर, ये सटता कहाँ पे? वर्तिकाग्र पर। तो ये चिपचिपा पदार्थ रहता है, लसलसा पदार्थ रहता है। तो एक जो परागकण है ये वाला दाना के मटर के दाना की तरह जो परागकण है ये कण इस पे चपक जाता है। कहाँ पे? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पे चपकता है? वर्तिकाग्र पर। परागकण को ही हम लोग कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। तो अब क्या करता है ये परागकण जो है इस नली से होकर, कौन नली है? तो आपको नली हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए, लाल कलर से दिखाएंगे। ये नली इसके ठीक बीचों बीच है, देखिए ये नली ठीक बीचों बीच है। इसी से होकर ये जो परागकण है ये यहाँ पे आता है। कैसे आता है वो आपको दिखा रहे हैं। ये पराग जो कण है ये जो देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये ब्लैक कलर का, इसी से होकर ऐसे 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 में आता है और आके यहाँ से मिलता है। किससे मिलता है? तो बीजांड से मिलता है। किससे मिलता है? बीजांड से। तो परागकण जो है वो किससे मिलता है? बीजांड से मिलता है। यानी ये नर जनक में नर युग्मक जो है ये मादा युग्मक से मिलता है। किससे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? अंडाशय में। कहाँ पे मिलता है? याद रखिएगा, नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक से मिलता है। कहाँ पे? अंडाशय में। और इसी से इसी जो परागकण जो यहाँ पर आया है इसी को हम कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। ये जो क्रिया है, ये जो काम हुआ है इसको कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। परागकण ई है। अब परागकण का परागकोश से निकल के देखो परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। वहां से उड़ के कहाँ आया? वर्तिकाग्र पर। तो यही हो गया परागन। और यहाँ से यहाँ तक आके ये मिला तो वही परागन की क्रिया पूरा संपन्न हो गया। क्या हो गया? पूरा हो गया। यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। और यहीं पर बीज बनेगा। फाइनली एक बीज बन गया तो वही बन गया आपका निषेचन के, वहाँ पूरा संपन्न हो गया। ये सब बाद में फूल सब सूख जाता है, वही बिया गिरता है जमीन में, तो उसी से पुष्प का नया पेड़ जमता है, नया फूल का पेड़ लगता है। इस प्रकार से पुष्प में जनन की क्रिया संपन्न होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? परीक्षा में ये पूछेगा कि परागकोश कौन सा भाग है? पुंकेसर है कि स्त्रीकेसर है? परीक्षा में ये पूछेगा परागकण कहाँ पे पाया जाता है? परागकोश में। पराग देखो अभी तो अभी जवाब नहीं मिल रहा है। परागकण कहाँ पाया जाता है? तो परागकोश में। परीक्षा में पूछेगा बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में। यही सवाल से पूछता है। बोलेगा वर्तिका के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो वर्तिका यही ना है, ये ना वर्तिका है। तो सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। यही सवाल सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, जिससे आप याद करने के लिए आपको दी है तो याद करके लाइएगा। ठीक, तो ये पुष्प में लैंगिक जनन हो गया। नेक्स्ट है परागन। आपको समझा दिए थे, पर परागन स्वपरागन दोनों समझा दिए थे। परागन बता दिए थे कि परागन क्या होता है। परागकण का जो वर्तिकाग्र पे पड़ना ही परागन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। स्वपरागन में क्या होता है? अपने ही फूल का अपने पे पड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वपरागन। और दूसर फूल के परागकण पड़ता है तो क्या कहते हैं? पर परागन। यही आपको समझाए थे पिछले क्लास में। अब है यहाँ से निषेचन किसे कहते हैं। यहाँ से आपका निषेचन तो हो ही गया। नर और मादा युग्मक के संयुक्त होने को निषेचन कहते हैं। मतलब क्या कि जो फूल में ये नर युग्मक आया है सो और मादा युग्मक मिला है सो, जो परागन की क्रिया संपन्न हुआ तो वहीं पर निषेचन हुआ। क्या हुआ? वो निषेचन हुआ। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो क्या कहलाता है? निषेचन।
परागन परागन यहीं से शुरू हुआ, यहाँ पे जाते जाते खत्म, अब मिलना शुरू हुआ तो क्या हो गया, निषेचन, ये भी खत्म हो गया। ठीक है ना, इस तरह से क्रिया होता है। अब बात थोड़ा समझिए, निषेचन की क्रिया कहते किसे हैं। जब कहेगा परीक्षा में निषेचन किसे कहते हैं तो सिंपल जवाब दीजिएगा, नर युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, मादा युग्मक दोनों एक साथ मिल जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इसी मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलने की क्रिया। यहाँ पे लिखा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुक्त, संयुक्त माने क्या होता है, मिलना, जुड़ कर एक हो जाना ही संयुक्त कहलाता है। कोई भी चीज जुड़ के एक हो जाता है क्या कहते हैं, संयुक्त। वही थोड़ा सा लॉक तोड़ के फिर चालू किए तो लॉक तोड़ दिए फिर चालू करते। हाँ अब चालू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है जस्ट अभी अभी समझाए हैं, तो पूरा समझा दिया आपको। अब बात करते हैं कि जो निषेचन है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। निषेचन को समझ गए आप लोग, सवाल में कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलता है एक साथ जुड़ता है तो क्या कहलाता है, निषेचन। अब सवाल है कि जो निषेचन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। निषेचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य, क्या होता है, बाह्य, बाह्य माने कि बाहर, क्या होता है, बाहर, बाहर किसके बाहर, तो मादा शरीर के बाहर। क्या होता है, मादा शरीर के बाहर, मतलब वैसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। एक होता है अंतः निषेचन। क्या होता है, अंतः निषेचन, अंतः क्या, निषेचन, अंतः निषेचन, निषेचन तो ये है। चलिए, अंतः निषेचन में क्या होता है, जो मादा शरीर के अंदर होता है। क्या होता है, मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर, ठीक है ना, मादा शरीर के अंदर होता है। ये कहाँ से बढ़ जाता भाई, पूछेगा तो बता दीजिएगा। पूछेगा बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, तो भैया जो मादा शरीर के बाहर होता है निषेचन से क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। और जो मादा शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन। याद रहेगा। चलिए, तो आप प्रश्न पूछता है कि बाह्य निषेचन किस में होता है, कौन ऐसा जीव है जो बाह्य निषेचन करता है, तो हाँ है। कौन करता है, मेढक। सबसे बड़ा जीव के नाम आता है क्या, मेढक। मेढक, मेढक क्या करता है, मेढक दो तरह के मेढक होते हैं, एक नर मेढक, एक होता है मेढक, एक होता है मादा मेढक। क्या होता है, मादा मेढक, मेढक मेढकी, हाँ, नर मेढक और एक मादा मेढक। मादा, जब बरसात का समय आता है ना तो मादा मेढक क्या करता है, अपना अंडाणु छोड़ते ही है। मादा जो मेढक है वो अपना अंडाणु छोड़ती है कहाँ पे, पानी में। कहाँ पे, पानी में, कोनो कोना वोना में, आड़ी उड़ी के बगल में, मतलब वो अपना अंडाणु कैसे से छोड़ दी। अब उसी जगह पे जब बरसात होता है तो अपना अंडाणु छोड़ के टर 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 भर दिन के अकेले रहता है। देखता है बरसात के मौसम में भर दिन बोलित रहता है। ओकरा बाद तुरंत नर मेढक भी वहाँ पे प्रेजेंट, आवाज सुन के, हाँ, और वहाँ पे आके आराम से वो भी क्या करता है, नर मादा युग्मक छोड़ दिया, आई नर मेढक का तो नर युग्मक छोड़ दिया। मादा मेढक क्या छोड़ेगा, मादा युग्मक, और नर मेढक क्या छोड़ेगा, नर युग्मक, और दोनों क्या करेगा, बाहरे मिल जाएगा। बाहरे मेढक के बच्चा बहुत सारा हो जाएगा, है ना, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में बहुत खजर मेढक का बच्चा हो जाएगा। वही लोग आराम से झुंड का झुंड हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से उसका शरीर के बाहर हुआ है ना, शरीर के बाहर जनन की क्रिया संपन्न हुआ है। ठीक है। और अंतः निषेचन किस में होता है, अंतः निषेचन का मतलब होता है शरीर के अंदर। जैसे मान लो बकरी है तो बकरी के बाहर ऐसा थोड़ी ना होता है, बकरी के शरीर के अंदर बच्चा होता है ना, तो बकरी का क्या होता है, अंतः निषेचन होता है। मनुष्य का, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, ये सब क्या होता है,
अंतःनिषेचन। क्या होता है? अंतःनिषेचन। हाँ, एक पूरा हो गया। चलिए दूसरा निकले, शुरू हो जाइए। अब लोग पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र जो है वो दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह के। जनन तंत्र मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछेगा मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मानव जनन तंत्र। ये क्या होता है? प्रश्न सबसे पहला ये उठता है कि मानव जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो वह जनन तंत्र जिससे नहीं, वह तंत्र मनुष्य में पाए जाने वाला वह तंत्र जिससे मनुष्य अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र दो तरह के होते हैं। एक होता है नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। तो नर में क्या होगा? स्वाभाविक है, नर में क्या होगा? नर जनन तंत्र। मादा में क्या होगा? मादा जनन तंत्र। तो प्रश्न परीक्षा में आता है कि पहले नर, मतलब कि प्रश्न में आएगा कि नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए, नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए और जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं, जितने भी उसके अंग होते हैं, उसके बारे में बताइए कि वो क्या होता है, उसका क्या भूमिका है, ये बताइए। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का चित्र आएगा तो आप ऐसे बनाइएगा, या तो किताब में दिया हुआ है वो भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, दोनों सही है। नर जनन तंत्र नर में ही पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। अब देखिए नर जनन तंत्र का जो मेन भाग है उस सबको समझिए बारी बारी से। ये कौन कौन से भाग होते हैं और कौन क्या काम करते हैं। देखिए नर जनन तंत्र का सबसे जो मेन भाग है वह होता है इसका, यहां पे वृषण। क्या होता है? वृषण। ये वृषण जो होते हैं, एक जोड़ा वृषण होता है, याद रखिएगा। जितना बात बताएंगे वो सारा के सारा ऑब्जेक्टिव है। नर जनन तंत्र में जो मुख्य भाग होता है उसका क्या होता है? वृषण। क्या होता है? वृषण। ये वृषण वही जगह है जहां पर शुक्राशय से शुक्राणु आने के बाद थोड़ा विश्राम करता है, यहाँ पे उसका स्थान होता है, स्टोर होता है। ठीक है ना, वृषण। तो वृषण कितने होते हैं? मनुष्य में, नर में कितने वृषण होते हैं? एक जोड़ा, यानी कि दो होता है, एक और एक दो, तो हम क्या कहेंगे? एक जोड़ा। क्या कहेंगे? एक जोड़ा। कितने वृषण होते हैं? तो एक जोड़ा वृषण होते हैं। 27 राइट। इतना मेहनत से निकाली है, सब गायब हो जाता है। बैठ। बात नहीं, हला नहीं कीजिए। देखिए मक्खी जो है ना, मक्खी आके काम करवा दे रहे हैं। देखिए तो ये जो है मेन होता है वृषण। ठीक है ना, इसके बाद बात करें इसी के जस्ट पीछे जो होता है, ये देख रहे हैं भाग, ये है अधिवृषण। क्या हुआ? अधिवृषण। वृषण का ठीक पिछला वाला भाग होता है अधिवृषण। ठीक, अब यहां पे है ये शुक्राशय। ये क्या हुआ? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। शुक्राशय में शुक्राणु का निर्माण होता है और ये शुक्राणु इस पाइप के माध्यम से ऐसे होते हुए ऐसे आती है ना। ये जो शुक्राशय से शुक्राणु आता है कहाँ पे? अधिवृषण में, वृषण में। तो ये पाइप की तरह होता है, नली की तरह। इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी समझ गए? शुक्रवाहिनी की परिभाषा क्या हो गया कि शुक्राशय से वृषण तक का जो नली होता है उसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्र का मतलब शुक्राणु जो होता है उसको इसी से प्रवाह होता है। शुक्राणु क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। शुक्राणु वह सूक्ष्म जीव है, वह सूक्ष्म एककोशिकीय जीव है जो किसी भी जनन को करने के लिए आवश्यक है, लैंगिक जनन करने के लिए आवश्यक है। ये शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होते हैं।
इसका भी चित्र समझ लीजिए। कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। शुक्राणु ये होता है इसका शीर्ष भाग इतना पर से, ये मध्य भाग और ये पूंछ वाला भाग होता है, ठीक है ना। ये कीड़ा की तरह होते हैं, महीन महीन कीड़े की तरह होते हैं। और यही शुक्राणु यहाँ से, ये शुक्राणु यहाँ से होते हैं जो इस होकर वृष में स्टोर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करता है, ये गाढ़ा चिकना पदार्थ जो होता है एक ये प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या होता है, हल्का हल्का गाढ़ा चिकना पदार्थ आता है, गाढ़ा चिकना पदार्थ जो यहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है, यहाँ से। और ये जाके दोनों के दोनों जाके यहाँ पे आता है और संभोग करने के दौरान ये वृष्ण से ये शुक्राणु भी यहाँ पे आता है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर बनाता है स्पर्म। क्या बनाता है? स्पर्म। और यही स्पर्म ये मूत्र मार्ग से होते हुए ये शीशन होता है, क्या कहते हैं? शीशन। क्या कहते हैं? शीशन। शीशन का जो मीन अंदर का जो पाइप होता है उसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ये संभोग करने के दौरान जब कोई व्यक्ति संभोग करता है तो उसके दौरान क्या होता है, संभोग का मतलब सेक्स है ना। तो ये जब संभोग करता है तो ये संभोग करने के दौरान यहाँ से प्रोटेस्ट ग्रंथि से पुरस्थ द्रव क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव। याद कर लेना, प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव। और ये पुरस्थ द्रव और शुक्राणु जो है दोनों मिलता है, दोनों मिलकर क्या बनता है? स्पर्म। याद कर लेना, ये भी बहुत पूछता है। जो स्पर्म है वो स्पर्म किससे बना है? स्पर्म किससे बना है? स्पर्म जो बना है वो बना है दो चीजों से। एक क्या चीज से? पुरस्थ द्रव। क्या? पुरस्थ द्रव। और क्या किससे बना है? शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। ये दोनों मिला है तो क्या बना है? वीर्य बना है। क्या बना है? वीर्य। इसको हिंदी में कहते हैं स्पर्म को वीर्य। क्या कहते हैं? वीर्य। और यही वीर्य जब संभोग के दौरान मदा के योनि तक पहुंचता है तो वहां पे जाके आगे की क्रिया होती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। लास्ट में जब नर जनन तंत्र पढ़ा देंगे, मदा जनन तंत्र पढ़ा देंगे तो फाइनली पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से जनन की क्रिया संपन्न होती है। फिलहाल में आपको ये याद रखना है, मेन भाग क्या चीज भाग याद रखना है? एक याद रखना है वृष्ण। क्या याद रखना है? वृष्ण। कितने वृष्ण होते हैं? एक जोड़ी। अधिवृष्ण, वृष्ण के पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? अधिवृष्ण। अब वृष्ण से जुड़ा हुआ पाइप होता है जो शुक्राशय से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। याद रखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। और उसी के नीचे जो शुक्राशय होता है उसी के नीचे जो होता है वो क्या होता है? प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, ठीक है ना, जो शुक्राणु को मीडियम प्रदान करता है। शुक्राणु को चलने के लिए लिक्विड चाहिए। शुक्राणु अगर सूखल मायने चल सकता है, जैसे सांप को रख देंगे जमीन पर रेंगने के लिए तो चिकना जगह पे तो नहीं चला होगा, कोई पे पानी रहेगा तो तेजी से चल जाएगा। तो अंदर जो है इस शीशन के अंदर कहाँ से पानी, तो मूत्र थोड़ी ना होगा, मूत्र का उपयोग नहीं कर सकते, मूत्र अशुद्ध होता है। तो क्या होता है यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। जिस गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ में ये चिपचिपा पदार्थ है उसी में शुक्राणु मिल गया तो क्या हो गया? ये स्पर्म बन गया। तो इसको जाने आने में सुविधा होती है इससे, है ना, जिससे आसानी से वो यहाँ से यहाँ तक का सफर दूरी तय करता है और उसको आगे भी दूरी तय करने में सहायता मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रोटेस्ट ग्रंथि से क्या निकलती है? पुरस्थ द्रव। इसका जो है ये उत्तेजना भी डालती है। यही पुरस्थ द्रव जो होता है उत्तेजना लाती है जिससे संभोग की क्रिया संपन्न होती है। अगर पुरस्थ द्रव ये सब ना रहेगा तो कोई संभोग करेगा ही नहीं, संभोग नहीं करेगा तो इस धरती पे किसी जीव का उत्पत्ति, कोई भी इंसान जन्म नहीं लेगा, समझ गए? इंसान का जन्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब जरूरत की चीजें हैं। उसके बाद यहाँ से ये मूत्र मार्ग निकलता है। तो मूत्र मार्ग एक ही पाइप होता है, एक ही पाइप से मूत्र भी निकलता है और संभोग करने के दौरान उसी से क्या होता है? संभोग करने के दौरान स्पर्म भी निकलता है एक ही पाइप से। बस यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, वो ग्रंथि क्या करता है? उसको रुकावट पैदा करता है कि कब स्पर्म निकलेगा और कब मूत्र निकलेगा, ये उसको रेगुलेट करती है। कुछ बच्चों में स्वप्न दोष होता है, जो क्या होता है? स्वप्न दोष होने की वजह से टॉयलेट करने समय भी स्पर्म निकल जाता है और कभी कभी नाइट पे बिस्तर पे भी स्पर्म निकल जाता है, जिससे नाइट फ्लो होता है।
इससे क्या हो जाता है, बच्चों में कमजोरी हो जाती है, शुक्राशय की मात्रा कम जाती है और ऐसे बच्चे आगे चल के बहुत ही निकम्मे और कामचोर बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। क्योंकि मेन जो होता है, एक पुरुष की जो शक्ति होती है यही शुक्राशय में शुक्राणु होता है, और स्पर्म जो होता है किसी भी पुरुष का सबसे मेन शक्ति होता है। जो व्यक्ति इसका अनावश्यक खर्च करता है, फालतू में खर्च करता है, तो ऐसे बच्चों में क्या होती है, बहुत सारा मानसिक कमजोर हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, दिन में भकुआलते रहेगा, नींद आएगा, कुछ याद करने के लिए याद नहीं होगा। यही कारण होता है इसका मेन कारण, है ना। तो इस सब पे बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल करने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। जिसका ज्ञानेंद्रिया अच्छा होता है, जो अच्छा विचार का व्यक्ति होता है, अच्छे सोच रखता है, उसमें स्पर्म जल्दी नहीं निकलता है, वो संभोग करने के दौरान ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलता अपने आप से। और जो बच्चे गलत विचार के होते हैं, गंदे विचार के होते हैं, दूषित विचार के होते हैं, हमेशा गंदी गंदी बातों को सोचते हैं, ऐसे बच्चों में ये ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है और ये पेशाब के जरिए भी निकलता है। इससे उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है और वो समझिए ज़्यादा दिन तक ऐसा रहता है तो वो बच्चा नामर्द भी बन जाता है और आगे चल के कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसे बेटा बेटी नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। यानी नपुंसक कहते हैं उसको, गांव समाज में लोग हिजड़ा कहता है या छक्का कहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो हम आपको बताएं अपनी तरफ से मेन पार्टों को समझ गए, समझ में आ गया क्या क्या मेन पार्ट होता है। अब पार्ट को हम ध्यान से समझते हैं। पहला क्या होता है, वृष्ण। क्या होता है, वृष्ण। क्या लिखा हुआ है, नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृष्ण पाया जाता है जो थैली के अंदर रखा जाता है। ये जो देख रहे हैं वृष्ण, ये थैली के अंदर रखा होता है, ऐसे मांस की थैली होती है और ये सिकुड़ा, कभी सिकुड़ती भी है कभी फैलती भी है। और ये दो जांघों के बीच में इस प्रकार से गौर जितना बनाया गया है ताकि बाहर का तापमान उसको ना हो। इसको ठंडा जगह चाहिए जहाँ पे वो स्टोर हो सके, है ना, ठंडा रहता है वहाँ पे, है ना। इसको गर्म जगह पे नहीं रखना चाहिए, इससे वो ठंडा जगह पे रहेगा तो ये स्टोर रहेगा वहाँ पे अच्छे जगह से, है ना। और गौर जी पहले ही बना कर रख दिए हैं, शरीर के अंदर नहीं रखे हैं। काहे लगी, शरीर के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो सब शुक्राणु मरिए जाएगा, तो इसलिए शरीर के बाहर लटका के छोड़ दिए हैं ताकि वो बाहर रहेगा तो सेफ रहेगा, एनी टाइम हवा बिहार लगता रहेगा, है ना। चलिए, दूसरी नंबर बात ये है कि अब है कि ये जो है ये जो थैली होती है ये कोई कमज़ोर नहीं होती है कि अचानक फट जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, साइकिल पर छपते हैं, क्लियर में दबा जा ये किसी भी नर का जो होता है ना सबसे कमज़ोर पार्ट होता है। किसी भी नर का सबसे कमज़ोर पार्ट यही होता है। अगर यहाँ पे अगर जोर से एक बार मार दिया जाए तो सीधे अल्लाह को प्यारा हो जाएगा बेचारा, राम नाम सत उसका हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे ज़्यादा जोर बर्दाश्त नहीं करता, तो गौर जी इसको ऐसा जगह पे बना दे ताकि चोट उठ लगे, तुम गिरबो करोगे कहीं से तो उस पर चोट नहीं लगे। क्यों, क्योंकि गौर जी का बनावट ही ऐसा है कि ताकि यहाँ पे सुरक्षित रहे वो, है ना। मारपीट भी करोगे तो वहाँ पे चोट नहीं लगेगा। कुछ उल्टा पुल्टा टिकला के कहीं लग गया तो गए ऊपर, है ना। वहाँ पे लगने के बाद ऊपर के सांस ऊपर रहेगा, नीचे के सांस नीचे रहेगा। हाँ, बुलाना होगा ना पानी पिया होगा थोड़ा, हाँ। इसीलिए इसको बचा के बैट्समैन जो क्रिकेट वगैरह खेलता आता है वहाँ पे ऐड लगा लेता है ताकि वहाँ पे वो सुरक्षित रहे। कहीं बॉल लग गया तो ऊपर ही 2 बॉल गया, है ना। देखिए अगला क्या है, अधिवृष्ण। तो वृष्ण के ठीक नीचे जो होता है, देखिए वृष्ण के नीचे देखिए ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कुंठित जो होता है ये होता है क्या, अधिवृष्ण। क्या होता है, अधिवृष्ण। क्या इसमें इसके पिछले भाग से लगी हुई शुक्राणु जमा हो रहता है, इसी के भाग में यहाँ पे शुक्राणु जमा रहता है, समझ गए। शुक्राणु देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, इस शुक्राणु से जमा रहता है यहाँ पे। और आगे जाके यही जो अधिवृष्ण है ये जो पाइप की तरह है, आगे जाके क्या बन जाता है, शुक्रवाहिनी बन जाता है। क्या बन जाता है, शुक्रवाहिनी। आगे चल के यही शुक्रवाहिनी हो जाता है, समझ गए। अगला है शुक्राशय। यह पुरस्थ ग्रंथि के ठीक ऊपर होता है, ध्यान दीजिए। शुक्राशय कहाँ होता है, देखिए तो पुरस्थ ग्रंथि जो है ये प्रोटेस्ट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। तब ठीक प्रोटेस्ट ग्रंथि से ऊपर क्या होता है, शुक्राशय। याद रखिएगा, इस शुक्राशय में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण मेन वहीं पे बनता है शुक्राणु। अगला है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मांस का एवं संकुचनशील दीवारों से बनी हुई पतली नली होती है जो मूत्राशय के चारों ओर घूम घूम कर अंतः मूत्र मार्ग में खुलता है। मतलब क्या है, ये जो है ये जो शुक्रवाहिनी है, कहाँ गया क्या जी, शुक्रवाहिनी ना पढ़ा रहे थे। ये मांसल बाण की रचना होती है। देखिए ये गोल गोल घूम घूम के कहाँ पे खुलती है तो जाके फाइनली यहाँ पे मिला, गौर से देखिए।
अब आपको स्पर्म का मूवमेंट समझाते कैसे कैसे मूवमेंट होता है, देखिएगा ध्यान से। स्पर्म बना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा आपको। स्पर्म बना कहाँ पे, यहाँ पे। स्पर्म नहीं बना, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे शुक्राणु बना। क्या बना, शुक्राणु। और शुक्राणु यहाँ से चला शुक्रवाहिनी से होते हुए अधिवृष्ण में पहुंच चुका है, वृष्ण में जाके जमा है, ये जमा है, और इसी से होकर यहाँ से इस पाइप से होते हुए ये गया इसमें, और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे गया, और प्रोटेस्ट ग्रंथि से पूरा द्रव निकला, बन गया स्पर्म। क्या बन गया, स्पर्म। यहाँ से स्पर्म निकला और यहाँ से ऐसे निकला और ऐसे होते हुए ये मूत्र मार्ग से बाहर। इस प्रकार से क्रियाएं होती है इसकी। शुक्रवाहिनी से कैसे कैसे जा रहा है, समझ में आ रहा है सब, ये क्रिया को समझ लीजिए। नेक्स्ट, शेषन। शेषन जो होता है ये बाहरी जान अंग होता है, ये मांस का एक संरचना होता है जिसमें रक्त भरने से ये कठोर हो जाता है, और रक्त हट जाने से और ये हवा के हट जाने से ये क्या होता है, ढीला हो जाता है। मतलब ये क्या है, मांस का एक संरचना है, मांस का संरचना है। शेषन क्या है, मांस का एक संरचना है जिसमें ब्लड आएगा तो ये टाइट हो जाएगा और कड़ा हो जाएगा, और ब्लड नहीं आएगा तो ये लूज रहेगा। मतलब जब संभोग किया जाता है, संभोग के दौरान इसका अवस्था परिवर्तन होता है, इसके आकार में भी परिवर्तन होता है, इसकी कठोरता में भी परिवर्तन होता है, अन्यथा ये नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, शेषन के बाद ये जो भाग है, हाँ ये क्या बताना था जी, हाँ ये बेलनाकार होते हैं, और इसका आगे वाला जो भाग होता है वो मांसल होता है, गोलाकार होता है। इसके आगे वाला जो भाग होता है ये मांसल एवं गोलाकार भाग होता है, और ये भाग जो होता है यही भाग मेन भाग होता है जिससे उत्तेजना मिलता है, जिससे संभोग करने के दौरान उत्तेजना होता है और ये संभोग की क्रिया संपादित होती है। नहीं अगर हो तो ये जीव संभोग करे ही नहीं, और संभोग करे ही नहीं तो जीव धरती पे जितने भी जीव हैं ये कोई हो ही नहीं, धरती पे कोई जीव ही नहीं होता। हम लोग मनुष्य नहीं होता, और जीव होता, मनुष्य नहीं होता। नेक्स्ट, तो समझ में आ गया नर जनन तंत्र के जितने पार्ट्स हैं। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मदा जनन तंत्र के बारे में। परीक्षा में ये चित्र बनाने के लिए आएगा, आपको हम चित्र बना के भी दिखाएंगे, आपको चित्र कैसे बनाते हैं ये बनाने भी आपको आना चाहिए। बनाने की बात करें तो इसको मुजवानी बनाने आना चाहिए, देख के नहीं। परीक्षा में थोड़ी ना देख के बनाइएगा फोटो, आप वो चित्र आपको मुजवानी बनाना रहेगा, ठीक है। तो मुजवानी बनाएंगे और बना के हम लोग देखेंगे, सब अंग को याद रखना पड़ेगा कौन अंग कहाँ पे होता है। अब है क्या, जो मनुष्य का जो जनन तंत्र होता है वो दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो वो था नर जनन तंत्र, और ये है क्या, मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र जो होता है जनन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। अब इसके पार्ट्स को समझिए, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए सबसे इसका जो मेन पार्ट होता है इसका होता है वो अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। ये गोलाकार जो भाग देख रहे हैं ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय। तो कितने जोड़ी अंडाशय होती है, एक जोड़ी अंडाशय, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड मतलब एक एक अंडाशय हुआ। इस अंडाशय में क्या होता है, तो ये अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु। ये अंडाणु है। ये अंडाणु मादा शरीर में यानी लड़कियों में जन्म के समय से उपस्थित रहता है, परंतु ये परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। मतलब ये उस अवस्था में नहीं होता है जिसमें वो बच्चे को धारण कर सके। मतलब ये कच्चा होता है, पका हुआ अभी नहीं रहता, परिपक्व नहीं रहता है। तो जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाता है, मतलब कि जब मादा का उम्र जो होता है, लड़कियों का उम्र जो होता है 10 से 12 साल हो जाता है, तो ये परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो होता क्या है कि ये नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान का बनाया हुआ संरचना ऐसा है कि हर महीने एक अंडाशय से एक अंडाणु यहाँ पे, पहले पास को समझ ली पूरा तब बताएंगे आपको। ये अंडाशय से जुड़ा हुआ जो नली देख रहे हैं, नली ये नली देख रहे हैं, नली, इसको बोलते हैं अंडवाहिका। क्या कहते हैं, अंडवाहिका। क्या कहते हैं, अंडवाहिनी या अंडवाहिका, अंडवाहिनी या अंडवाहिका। इसको कहते हैं डिम्बवाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिम्बवाही नलिका। कई गो नाम है कल, डिम्बवाही नलिका, चाहे अंडवाहिनी या अंडवाहिका, या अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब।
तो एक ही तरफ होगा कि उधर होगा? दोनों तरफ होगा। इधर भी तो है, ये नहीं है ये, तो इधर भी है। और ये जो देख रहे हैं ये अंडवाहिनी जो है, ये अंडवाहिनी का जो मुंह है यहाँ पे खुल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे खुल रहा है। और ये है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय का बाहरी परत। क्या है? गर्भाशय का बाहरी परत। गर्भाशय का अंदर के जो बनावट है वो इस प्रकार से है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गर्भाशय के अंदर की जो बनावट है वो इस प्रकार से है, एक त्रिभुज के आकार का। ये गर्भाशय है। और यहाँ ये गर्भाशय का जो मुख है ये कहाँ खुल रहा है? देखिए कहाँ पे खुला है, किससे जुड़ा हुआ है बताइए? अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ है। गर्भाशय का जो मुख है कैसे खुला हुआ है? अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो है ये स्थान जो है यहाँ से योनि शुरू हो जाता है, ये योनि है। और यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट जो है ये मूत्र मार्ग है, या यह कह सकते हैं योनि का जो लास्ट पॉइंट है वो ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीवा, लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, अब समझिए कि कार्य कैसे करता है। समझ में आ गया सब पॉइंट? इसे क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु। अंडाशय से जुड़ी हुई जो नलिका है, ये नली जो है, ये नली को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इधर भी अंडवाहिनी है और इधर भी अंडवाहिनी है। जोड़ दे, चलिए जोड़िए देते हैं इसको अंडवाहिनी। ठीक है, और ये त्रिभुजाकार जो आकार है उसको क्या कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। देखिए लिखा गर्भाशय। ठीक है, अब यहाँ पे यह अंडोत्सर्गा है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यह गिरवा, और इसका भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मेन इसका भाग यही होता है, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। याद रहेगा? अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। अब क्रिया कैसे होती है समझिए। हर महीने एक बार क्या होता है, एक अंडाणु यहां से निकलता है। कहां से निकलेगा? अंडाणु कहां से निकलेगा? अंडाशय से। एक अंडाशय से अंडाणु निकला और यहाँ पे आ गया, है ना, आ गया। और वेट जैसे आया यहाँ पे तो क्या हुआ, गॉड जी का बना हुआ ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर है कि जैसे घर में कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा सा घर साफ सुथरा कर देते हैं, कुर्सी जगह लगा दिए, टेबल जगह लगा दिए, टीवी जगह लगा दिए, झाड़ झपाई सफाई उफाई कर दिए। उसी प्रकार से जैसे ही यहाँ पे अंडाणु आता है, यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका रिएक्शन होगा। क्या होगा? तो यहाँ पे मांस का और रक्त का परत बनेगा। क्या बनेगा? मांस का और रक्त का परत बनेगा, ऐसे बनेगा। माने कि यूं कह लीजिए मांस और खून का यहाँ पे परत बनेगा। ये काला बनेगा तो इसको लग रहा है कि यहाँ से इसका निषेचन होगा, शुक्राणु मिलेगा और यहाँ पे आएगा तो इसी गर्भाशय में 9 महीना रहेगा तो बच्चा पलेगा। ठीक है, इसीलिए वो सिस्टम से यहाँ पे ये अंडाणु आया तो यहाँ बनना शुरू। अब ये शुरू जो होता है, ये अंडाशय से अंडाणु निकलने की जो क्रिया है मुख्यतः 10 से 12 साल में ही लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसी किसी का उससे पहले भी हो सकता है, 8-9 महीना 8-9 साल से भी हो सकता है, और किसी किसी में यह 13-14 साल से भी हो सकता है। ये खान पान रहन सहन के आधार पर होता है। इसका खान पान सही है, रहन सहन सही है, सामान्यतः यह जो शुरू जो होता है ये 10 से 12 साल में हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अंडाशय यहाँ पे आया, अंडाशय कहते हैं, अंडाणु यहाँ पे आया तो क्या 10 से 12 साल की लड़कियों की शादी हो चुकी होती है? नहीं होती है। सामान्यतः हिंदू धर्म में भी अब जो लोग जागरूक हो चुके हैं, पहले हो जाती थी शादी हम मानते हैं, बट अब जो है सब लोग जागरूक है, सरकार ही तय कर दी है। पहले था लड़कियों के लिए 18 वर्ष, कितना था? 18 वर्ष। अब कितना हो गया? 21 वर्ष। अब 21 वर्ष से पहले भी कोई लड़की शादी नहीं कर सकती, कानून में जुर्म है, समझे? पहले था लड़कियों के लिए 16, लड़कों के लिए 18। कितना? लड़कियों के लिए 16, लड़कों के लिए 18। बाद में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21, लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 18। अब दोनों के लिए 21 पार हो गया। नहीं, 21 वर्ष के बाद 18 है कि 21 है? महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए 21, लड़कों के लिए, हाँ लड़कियों के लिए 16 से 18 हो गया, सही करें। लड़कियों के लिए क्या हो गया? 16 से 18 वर्ष के बाद शादी, और लड़कों के लिए 21 वर्ष के बाद शादी। लड़का अगर 21 साल का हो गया तभी शादी कर सकता है, और लड़की 18 साल की होगी तभी शादी हो गई। तो अब बताइए ये शुरू कब हो गया? 10 से 12 साल में। शादी कब होगा? 18 साल में। तो तब तक ये तो काम जारी रहेगा हर महीने आने का। तो यहाँ पे अंडाणु आया,
परंतु निषेचन की क्रिया नहीं हुआ। तो निषेचन की क्रिया नहीं हुआ तो ये अंडाणु क्या होगा, यहाँ से निकल कर अब यहाँ नहीं रहेगा, अब यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आया तो देखा भाई कि भाई तू अकेले आए है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है कि तुम अकेले आए हो, शुक्राणु नहीं आया है। तो नहीं, अभी तो शादी हुआ ही नहीं है, संभोग हुआ ही नहीं है, तो कैसे शुक्राणु आएगा। तो नहीं आया तो कहेगा चल अब 1 महीना हो गया, अब तू सब यहाँ से मर के जितना भी ये ब्लड है, जितना ब्लड मांस का टुकड़ा है, ये योनि मार्ग से निकल जाता है। तो हर महीने महिलाओं को, लड़कियों को मासिक धर्म होता है जिसे कहते हैं एमसी, है ना। तो ये हर महीने होना तय है। अब इस महीने में इधर से आया है अंडाणु, तो अगले महीने में फिर उसी के आसपास फिर इधर से आएगा, ठीक है। हर महीने इधर से और कभी इधर से, फिर 1 महीना अगले इधर से, फिर इधर से आते रहेगा, ठीक है। तो ये अंडाणु इस तरह से जाते रहेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर संभोग की क्रिया हुआ, संभोग जैसे शादी हो चुका है, शादी होने के बाद संभोग हुआ, संभोग होने के बाद क्या हुआ, जो पुरुष का जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु जो दिखाए आपको, वो शुक्राणु यहाँ तक आ गया, ठीक है, आ गया। से संभोग करने के दौरान ये शुक्राणु यहाँ तक आ गया। शुक्राणु बोले थे उसमें स्पर्म होता है, तो स्पर्म के थ्रू शुक्राणु जो है ना, जब एक बार संभोग होता है तो लाखों हजारों की मात्रा में, हजारों लाखों की मात्रा में शुक्राणु यहाँ से निकलते हैं, और निकल के गया, यहाँ पे गया और शुक्राणु इससे मिल गया। क्या हुआ, शुक्राणु इससे मिल गया। तो शुक्राणु अंडाणु यहाँ पे मिलता है, इसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। बोले है नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। तो मादा शरीर के अंदर हुआ कि बाहर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है कि बाहर, इसे क्या कहेगा, अंतर निषेचन की बाहर निषेचन, अंतर नहीं। तो ये अंदर जो है ना, अंडाणु से शुक्राणु मिल गया, तो इसको कहते हैं युग्मक। क्या बनते हैं, युग्मक। और ये युग्मक जो है यहाँ पे आया, और यहीं पे बच्चा का 9 महीने विकास होता है। यहीं पे माथा, पाँव, हाथ, टंगड़ी सब बनता है, रीढ़ की हड्डी सब बना, और बनने के बाद 9 महीने तक ये यहीं पे पलता है। और जब ये पूर्णतः समर्थ हो जाता है कि हम बाहर जाके अब खा सकते हैं, रह सकते हैं, तो 9 महीने के बाद क्या होता है, इसी योनि मार्ग से ये बच्चा शरीर से बाहर संसार में प्रवेश करता है। और ये हम कहते हैं कि एक बच्चे का अवतार हुआ या बच्चे का जन्म हुआ। इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का लालन पालन हम लोग बाहर ही करते हैं, जो हम लोग देखते हैं इसके आगे ये क्या होता है। तो इस प्रकार से जनन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न, इस सारे जो टॉपिक थे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जनन में क्या क्या से कौन कौन से भाग होते हैं सब समझा दिए हम, है ना। ये भी बता दिए कि अगर ये शादी नहीं हुआ है, संभोग नहीं हो रहा है, तो संभोग नहीं हो रहा तो स्वाभाविक है कि ये जो अंडाणु है इसका निषेचन नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है ये योनि मार्ग से निकलेगा, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। अगर किसी लड़कियों में ऋतुस्राव बंद हो गया है तो इसका मतलब सीधा हो जाता है, या तो उसका तबीयत खराब हो चुका है, नहीं तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 ही चीज़ होता है। इसीलिए हर महीने एमसी का होना अति आवश्यक है। इससे क्या होता है, गंदगी शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर ये गंदगी शरीर से बाहर ना निकलेगा तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकता है, और यहाँ तक कि लड़कियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए किसी का अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो डॉक्टर से मिलकर ठीक करवा लेता है, चेकअप करवा लेता है कि देखिए पिछले महीना तो हुआ था, इस महीना डेट से नहीं हुआ। डॉक्टर बताती है कि खान पान की वजह से भी कभी लेट सेट हो जाता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं बार 2-4 महीनों 5 महीने से पहले हुआ था, अब नहीं हो रहा, तो ये जाकर चेकअप करवाना पड़ता है। ये एमसी तभी बंद होता है, या तो तबीयत खराब हो गया हो पूरा भयंकर तब, या ब्लड की कमी हो गई हो तब, या तो प्रेग्नेंट हो गया हो तब। तो ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये टोटल है रहस्य बच्चे का जन्म लेने का, ठीक है ना। चलो, तो ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नर जननतंत्र का आप मादा जननतंत्र को समझ लीजिए फिर से। लिखा हुआ क्या है, अंडाशय क्या होता है, अभी जस्ट बताया है कि उदर गुहा के ठीक नीचे, ये उदर गुहा जो होता है, उदर गुहा का मतलब क्या हुआ, ये कमर है, कमर के नीचे यहाँ पे क्या होता है, ये अंडाशय, जहाँ पे यहाँ पे होता है किडनी, किडनी के नीचे क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अब बात आती है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। तो निर्माण क्या होता है, ये पहले से ही रहता है, पहले कच्चा होता है, धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आता है। मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का निर्माण भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय में अंडाणु को चलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना जी। अंडाणु यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो चले कुछ रहेगा तब ना, लसलस चिपचिप पदार्थ। तो इसमें भी क्या होता है, लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन होता है। कौन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो महिलाओं में सेक्स करने के लिए कामुक बनाती है, ताकि वो संभोग कर पाएं। इसके लिए राजी करवाता है यही एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वही इसके लिए उत्तरदायी होता है।
ठीक है। अगला है अंडवाहिका। अंडवाहिका को क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब, जो अंडाणु से शुक्रवाहिनी को जोड़ता है। तो दोनों तरफ होता है, बताइए कि है लंबा नली। चलिए ये भी समझ में आ गया। हाँ, प्रत्येक 28 दिन के बाद बारी बारी से अंडाणु आता है, बताइए कि बोले एक महीना नहीं होता है, चलिए 28 दिन पे होता है ये, ठीक है ना। तो हर 28 दिन पर एक अंडाणु निकलना फिक्स है वो। इसके बाद क्या होता है? गर्भाशय। गर्भाशय बताइए कि है, गर्भाशय क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार। क्या होता है? त्रिभुजाकार, यही आकार होता है। इसी में क्या होता है? गर्भाशय में क्या होता है? शिशु का विकास होता है, ठीक है ना। चलिए योनि। योनि के बारे में बात करें तो योनि की यही भूमिका होती है कि ये संभोग करने के दौरान मतलब संभोग करने के दौरान उत्सुकता बनाती है। क्या बोलते हैं उसको? ज़्यादा इंटरेस्टेड कर देती है, बस और कुछ नहीं। यह एक मांस लंबा भाग होता है। ये लंबी और मांसल नली होती है जो भाग को लेकर गर्भाशय के गिरवा तक फैलती है। गर्भाशय के गिरवा तक फैलती है। अरे अरे गलती हो गया, थोड़ा सा बताने में गलती हो गया। यहाँ पे ये गिरवा यहाँ पे था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंडोस्गर है ना, यही गिरवा है। क्या है? यहीं पे गिरवा है। तो यहाँ तक, तो ये संभोग करने के दौरान क्या होता है? ये उत्सुकता उत्पन्न करती है, बस, ठीक है। मांस की संरचना होती है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे? सामान्यतः जो औसत, हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, इसमें योनि के जो दीवारें होती हैं, योनि के दीवारों में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो लसलस पदार्थ का स्राव करती है, जो चिकना पदार्थ का स्राव करती है, जो संभोग करने के दौरान उत्सुकता को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो होती है, औसत लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। योनि का जो ऊपरी भाग होता है एक पतली झिल्ली होती है जिससे हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन। तो हाइमन जो होता है लड़कियों में टूट जाता है। पहले जो होता था कि एक कौमारी लड़की जो होती थी, जिनकी शादीशुदा लड़की नहीं है, तो उसका हाइमन रहता था, क्योंकि लड़कियों को कोई काम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं रहती थी। अब लड़कियों का हाइमन पहले से ही टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइमन होता है, क्या होता है? हाइमन। हाइमन क्या होता है? एक झिल्ली होती है, इसका कोई विशेष काम नहीं होता है, बस हाइमन एक झिल्ली होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। हाइमन एक झिल्ली होती है जो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये झिल्ली जो होता है ना, ये झिल्ली ज़्यादा कबड्डी वबड्डी खेलने से, साइकिल वगैरह चलाने से टूट भी जाती है, तो है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा उसी का हाइमन टूटा हुआ रहता है, बल्कि ये कुंवारी लड़की जो होती है, जो साइकिल वगैरह चलाती है, कबड्डी वगैरह खेलती है, तो भागा दौड़ी करती है, तो स्वाभाविक है उसका जो ये झिल्ली है ये टूट जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया। चलिए तो पूरा चीज हो गया, पूरा समझ गया पूरा प्रक्रिया को। अब बात करते हैं क्या? हाँ, अब यही बात है, रजोधर्म से क्या समझते हैं। अभी जस्ट बताए, रजोधर्म का मतलब होता है ऋतुस्राव, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब होता है क्या? महीना में एक बार होने वाला क्रिया, है ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल का हो गया एम, साइकिल का हो गया क्या? सी। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MC। तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग है। विज्ञान में जान जाइएगा, ऋतुस्राव क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म। क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म। बोलचाल की भाषा में MC, महीना, डेट्स, पीरियड, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए ऋतुस्राव से क्या समझते हैं? तो जब मादा शरीर में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो गर्भाशय से निर्मित जो दीवार है, रुधिर माने कि ब्लड है, मर्क्यूरस है, ये योनि मार्ग से बाहर आता है, इसी को क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं। अगला है रजोनिवृत्ति। क्या होता है? जब महिला की उम्र 50 साल की हो जाती है, क्या हो जाती है? 50 साल की हो जाती है, तो 50 साल की महिला से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। क्या होता है? अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। तो अंडाणु न निकलेगा, जब अंडाणु नहीं निकलेगा तो बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं। मैंने 50 साल के बाद बच्चे पैदा करने की क्षमता औरत से खत्म हो जाती है, उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, वो 50 साल से पहले कर सकती है। नेक्स्ट, अब क्या है? तो हाँ, तो ये जो अंडाणु निकलना बंद हो गया है, अंडाणु निकलना बंद हो गया, इसको क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। उसके बाद कभी भी डेट्स नहीं होगा। अगला है परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? परिवार नियोजन से क्या समझते हैं? देखिए, पर्यावरण को बचाए रखना हर इंसान की आवश्यकता है। पर्यावरण जितना हमारा है उतना ही आपका है, जितना आपका है उतना ही हमारा है। हम सबका बराबर हिस्सा उस पर जो है ना, पर्यावरण पे सबका अधिकार है कि नहीं है? तो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए
हमारा परिवार का आकार छोटा होना चाहिए। परिवार का आकार छोटा रहेगा तो इस संसार में जनसंख्या है वो थोड़ा सा नियमित रहेगा। ठीक रहिए, तो हट के अलग अलग संसार में जो है ना जनसंख्या जो है नियंत्रित रहेगा ना, मतलब ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा जनसंख्या। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने को ही क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। माने अपने परिवार के आकार को निश्चित रखना। ऐसा नहीं कि 7-8 को बेटा है 2-3 को बेटी है, या 7-8 को बेटी है 2-3 को बेटा है, 10-12 को लड़का है, तो क्रिकेट टीम में बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माने बच्चे, ऐसे तो कहा जाता है बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। वहाँ कुछ लोग ज़्यादा समझदार होते हैं, उनके एक ही बच्चे होते हैं। एक बच्चे ज़्यादा बच्चे करते ही नहीं हैं और वो परेशानी नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को परेशानी हो, वो बच्चा पढ़े लिखे अच्छा से यही नाम करे, ये बहुत है। तो बहुत बच्चे को एक ही हैं, तो बहुत लोगों को सोच होता है बच्चे एक ही अच्छे, कुछ लोगों को सोच होता है बच्चे दो ही अच्छे, और कुछ लोग कहते हैं बच्चे ही बच्चे अच्छे, पर बच्चे होते रहे यही अच्छे। तो उसका बच्चे का फैक्ट्री खोल लेता है, बस हर महीने 2 बच्चा होना चाहिए। हर महीने कैसे होगा भाई? मैंने परिवार में, परिवार बहुत बड़ा ना होता है, उसमें चाचा है, चाची है, भैया है, भाभी, बहुत सारे। देखिए अब परिवार नियोजन करना आवश्यक है। सब समझ गया कि परिवार नियोजन करना है। सब जानता है छोटा परिवार सुखी परिवार, सब जानता है। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा फैमिली द बेस्ट फैमिली। तो छोटा परिवार है तो भाई कैसे किया जाए, क्या उसका तरीका है? तो उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका गर्भ निरोधक उपाय। क्या है? गर्भ निरोधक उपाय। क्या क्या चीज उपाय है? तो पहला तरीका है प्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोधक। देखिए ऐसा करो कि बच्चा पैदा न हो। सब जानता है कि बच्चा पैदा कम होगा तो हमारा परिवार सुखी परिवार होगा, मगर जाने अनजाने में ही कुछ लोग एक क्रिकेट टीम ही पैदा कर लेते हैं, 11-11, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है उसको समझ नहीं है। समझ नहीं है कि बच्चे को कैसे रोका जाए, बच्चे कैसे नहीं हो। इसका क्या होता है? प्राकृतिक गर्भ निरोधक क्या होता है? देखिए हर महीने एक ही महीना में एक अंडाणु निकलता है, राइट। अंडाणु निकलने के बाद ध्यान दीजिएगा, अंडाशय से अंडाणु निकला, दोनों तरफ से अंडाशय है, ये अंडाशय में तो पाइप नली जुड़ा हुआ है। चलिए एक महीना में एक अंडाणु निकला तो उसका निकला, उसके बाद वो क्या दिन तक जीवित रहेगा? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन नहीं, लगभग 10 से 12 दिन इंतजार करेगा। ठीक है, 3-4 दिन पहले निकला अंडाशय, जैसे मान लो 1 तारीख को ये अंडाशय से अंडाणु निकला। ठीक है, चाहे ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं। अंडाशय से अंडाणु निकला तो कोई चीज़ तो है ना दिखाई देने वाले को दिखाई देगा। वो समझ लो एमसी बंद हुआ कब? 1 तारीख को। 1 तारीख को एमसी बंद हो गया, मतलब एमसी चालू था, एमसी बंद हो गया। तो एमसी डेट्स बंद हो गया, पीरियड्स बंद हो गया, ब्लड आना बंद हो गया, तो उसके 3 से 4 दिन के बाद आएगा, यानी कि 4 से यानी 5 तारीख तक वो अंडाशय यहाँ पे आ जाएगा। अंडाशय से अंडाणु आ जाएगा यहाँ पे। क्या? 4 से 5 तारीख को अंडाणु आ गया। यहाँ पे वो वेट करेगा कितने दिनों तक? लगभग 13 से 14 दिनों तक वेट करेगा। यानी कि मान लो 14 दिन 15 दिन तक वेट करेगा, तो 5 तारीख को आया तो क्या तारीख तक? 20 तारीख तक यहाँ पे वेट करेगा। वेट किया? नहीं ऐसे नहीं होता है। हाँ, और इसके बाद तो शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पे बात आती है कि जिस समय, सॉरी गलती हो गया, 1 तारीख को एमसी बंद हो गया, यानी डेट्स आना बंद हुआ। तो 1 तारीख के बाद बीच में अचानक ऐसा नहीं है कि ये अंडाशय में अंडाणु आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा विलम्ब लगेगा, 3-4 दिन, 5 दिन, 100 दिन समय लगेगा, तब जाके अंडाणु आएगा, है ना। तो अगर इस पीरियड में संभोग किया जाए तो अंडाणु रहबे नहीं करेगा। जब अंडाणु रहेगा नहीं तो क्या बच्चा होगा? निषेचन की क्रिया होगा। जब अंडाणु नहीं रहेगा तो शुक्राणु वहाँ पे जब वो करेगा तो निषेचन की क्रिया होगा? नहीं होगा। जब निषेचन की क्रिया नहीं होगा तब बच्चा होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति संभोग भी कर सकता है और उसके पेट में, मादा के शरीर में कोई बच्चा भी ठहरेगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया? ये प्राकृतिक तरीके से बच्चे कंट्रोल हो गए, है ना। चलो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्या है? दूसरा नंबर तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? यांत्रिक विधि। क्या है? यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या करना है? पुरुषों द्वारा कॉन्डम का इस्तेमाल जब संभोग किया जाता है तो एक प्लास्टिक का आवरण होता है, प्लास्टिक या रबर का आवरण होता है जो बलून की तरह होता है। उसको क्या कहता है? शीर्ष पे ऊपर से लगा लिया जाता है
अब संभोग करेगा तो जो स्पर्म निकलेगा वो उसी प्लास्टिक में जमा होगा। अब वो स्पर्म वहां तक न जाएगा और ना अंडाणु से मिलेगा, ना निषेचन की क्रिया होगा, ना बच्चा पैदा होगा। तो कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकता है। कॉन्डम जितने भी मेडिकल स्टोर है, सभी मेडिकल स्टोर पे कॉन्डम्स उपलब्ध होते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है ना, जाहिर टाइप के होते हैं। कॉन्डम्स स्त्रियों के लिए भी आते हैं, स्त्रियों के योनि मार्ग में भी कॉन्डम्स लगा दिया जाता है, लगा सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे संभोग करने के दौरान वो बच्चा पैदा नहीं होगा। बड़ा हंसी आ रही है। नेक्स्ट, अब देखिए अगला है रासायनिक विधि। क्या हुआ, रासायनिक विधि। ये क्या है, संभोग क्रिया के तुरंत बाद अगर कुछ रासायनिक पदार्थों को योनि से, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको योनि को धो लिया जाए, यानी संभोग की क्रिया हुआ और उसके बाद वो रासायनिक पदार्थ से योनि को धो लिया जाए, तो वो जितना भी शुक्राणु होता है वहीं पे रहता है। अभी तुरंत नहीं जाता, जाने में समय लगता है उसको अंडाणु तक, तब तक वहीं पे मर जाएगा। वो शुक्राणु वहीं पे मर जाएगा, न ऊपर जाएगा, ना अंडाणु से मिलेगा, ना बच्चा आएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ भी रोक सकते हैं। 2-3 जगह रोकने का उपाय हो गया। और सबसे अच्छा परमानेंट ऑपरेशन करा दीजिए। इसमें ऑपरेशन दोनों में होता है। किसमें ऑपरेशन होता है, तो लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कैसे होता है इसको बता देते हैं। आप लोग कीजिएगा नहीं, बता रहे हैं, न तो आप सोचेगा हम भी करके देखते हैं वो ऑपरेशन कैसे होता है। ऑपरेशन का लड़कों में नसबंदी कैसे होता है सुनिएगा। उसको क्या करना है, शुक्राणु किधर से निकल रहा है भैया, यही ना पाइप है। क्या करेगा, हल्का सा कट करेगा हो जगह, हाँ, कट करके पैबा को कैंची से काट देगा। एगो मुंह इन्हें बांध देगा, एगो मुंह इन्हें बांध देगा। हो गया, ध्यान समझे। क्या करेगा बुआ, ये देख रहा है, ये वाला ये देख रहा है, देख रहा, इन्हें काट के बांध दिया, इन्हें काट के बांध दिया, इन्हें हो गया, बना गया। बाद ऊपर से चमड़ा तक सी देगा, हो गया। संभोग तो करेगा, शुक्राणु यहाँ आए नहीं करेगा। अब शुक्राणु आएगा नहीं तो शुक्राणु जाएगा नहीं तो अंडाणु से मिलेगा नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा, युवक बनेगा ही नहीं, निषेचन की क्रिया होगा ही नहीं। तो अब पुरुष वर्ग जो है ना ऑपरेशन नहीं कर, सुनते कौन पुरुष ऑपरेशन कराया है, नहीं कराता, छोटा बड़ी तेज है। 90% महिलाओं को यही पता रहता है कि महिलाओं का खाली ऑपरेशन होता है, पुरुष का थोड़ी ना होता है। जब कहेगा ऑपरेशन करा ले, तो कहते हाँ जाके करा लिए, चल सरकार फ्री में कराबै छे, करा ले, कहे लगी। तो उन्हें कहता कि हम करा लेते ना। कथी कहेगा, अगर कोई और जान भी गई है कि पुरुष आपका भी ऑपरेशन हो सकता है, आप करवा लिए, तो कहेगा हम करवा ले, वो तो काम कौन करता हूँ, काम ना करूँ तो पैसा कहाँ से, तो खरीदे खाती। बड़ी तेज है, तुरा कहती उतरा घर में खाने ना बनावे क्या, आराम से खाना बनाइए, 1 घंटा में खाना बनती, 1.5 घंटा में खाना बनती, बनाइए। तो वो क्या करता है, पुरुष इसे बड़े तेज होता है, क्या करता है, देखिएगा अभी जो ऑपरेशन होता है वो महिलाओं का होता है। महिलाओं को क्या कहते हैं कि कितना गंभीर, देखिए महिलाओं को दूध ऑपरेशन, दूध कटता है, देखिए उसका तो 1 पाइप काटेगा तो हो जाएगा, ठीक है, दूध को पाइप कटाएगा। देखो यहाँ पर इस पाइप को क्या करेगा, काट देगा, इन्हें सी दिया है, इन्हें गाड़ी सी दिया, हो गया। अब अंडाणु निकलेगा, यहाँ पे आएगा, एक से आगे जाने का रास्ता बंद, नस को बंदी। इधर से भी क्या कर देगा, कट, हट जाओ तू, इन्हें करेगा अलग। अब यहाँ से अंडाणु निकला, यहाँ पे गया, आगे जाए नहीं करेगा, लो दोनों तरफ बनना पड़ेगा। न यहाँ अंडाणु जाएगा, शुक्राणु बेचारा आएगा, न इससे मिल पाएगा, न मिलेगा, निषेचन की क्रिया होगा, न बच्चा होगा। तो ऑपरेशन करा दिया, परमानेंट से हुई, बच्चा होगा ही नहीं। अब चाहिएगा तो भी नहीं होगा। अब एक तरीका और है, एक तरीका क्या है, ये तरीका क्या है, ये है कॉपर टी। क्या है, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, तांबा का बना हुआ यज्ञ यंत्र होता है जो टी के आकार का होता है। क्या होता है, टी। तो कॉपर माने तांबा, टी जैसा होता है, तो कॉपर टी। इसको क्या क्या आता है, इसको डॉक्टर क्या करते हैं, योनि मार्ग से यहाँ पे जाम कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे जाम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉपर टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉपर टी लगा दिए, और धागा यहाँ तक लगा देंगे। ध्यान सुनिएगा, यहाँ भी क्या लगा दिए, कॉपर टी। क्या लगा दिए, कॉपर टी, धागा यहाँ से निकाल दिए। अब डेट्स तो हो रहा है नीचे, डेट्स तो यहीं से ना होगा जी, तो डेट्स तो होगा, मगर अंडाशय से अंडाणु निकला हुआ है, मगर संभोग करने के दौरान शुक्राणु भी जाएगा यहाँ तक, यहाँ के बाद जाने का यानी का ब्लॉक बंद है, आगे जाने का रास्ता बंद, इन्हें जाएगा, इन्हें का रास्ता बंद, फिर यो क्या करेगा, वापस बाहर, नो एंट्री। तो यहाँ जाएगा ही नहीं, और जब अंडाणु से मिलेगा नहीं तो बच्चा होगा,
नहीं हुआ। इस तरह से इसका भी सुरक्षा यहाँ से हो सकता है। तो इस प्रकार से परिवार नियोजन हो सकता है। या तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल करिए, नहीं तो भाई कॉपर्टी का इस्तेमाल करिए, नहीं तो ऑपरेशन ही करा लिए ताकि बच्चा आगे हो ही नहीं, ताकि सुखी परिवार रहे। इसीलिए देखते हैं हर घर में कहीं ना कहीं महिलाओं को ऑपरेशन कर दिया जाता है। महिलाएं बेचारी दर्द से मरती रहती है, कितना कितना मर भी जाती है बेचारी, और ऑपरेशन में मर भी जाती है। मगर ऑपरेशन कभी पुरुष नहीं कराएगा, देखिएगा बड़ी तेज। वो तक जाने में नहीं करता कि वो तो कहिएगा पुरुष का कहाँ होता है, और कहीं सुना है पुरुष का होता है, महिला का होता है। चल तो ये सब होता है। मैंने बलि का बकरा किसको बनाया था? औरतों को, समझ गए। कह दिया था क्या, जानकारी हो भी गया तो ना करने देगा ना, तू काम कर जाए बोल बाहर। ये सब हो जाता है, ये सब चाह रहे बड़ी मस्त होता है सब। तो ये हो गया, ये तरीका हो गया। अब यौन रोग क्या होता है देखिए। यौन रोग क्या होता है देखिए, कुछ लोग जो होता है ना बड़े बड़े ही मैंने क्या कहा बेढप इंसान होते हैं। कुछ लोग का इतना गंदा विचार होता है, कितने गंदे शरीर होता है पूछे मत, तन भी गंदा मन भी गंदा। वो चुट्टा नहाता भी नहीं है ठीक से, ठक्का दिन पर नहाता है वो, बताइए। अब सोचिए जननांग जब नहाता अपने शरीर की सफाई नहीं करता, जननांग की सफाई क्या करता होगा वो। जननांग जो होते हैं उसमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि जननांग जो होते हैं एनी टाइम उसमें हवा बिहार वगैरह तो नहीं लगने का कंडीशन है, कपड़ा से ढका रखना है क्योंकि इज्जत है, प्रतिष्ठा है। तो वहाँ पे अब बीमारियाँ उत्पन्न होती है। जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ पे बीमारियाँ उत्पन्न होती है। आपको पता होगा जहाँ पे सूरज का धूप लगेगा वहाँ पे बीमारियाँ कम होगा, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगा, बीमारियाँ होगा। अब यहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ कीटाणु जीवाणु फरते हैं। ना तो अपने इनर पार्ट्स को साफ करते हैं, ना तो अपने जो क्लॉथ्स होते हैं, जो इनर क्लॉथ्स पहनते हैं, जो अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उनको साफ सफाई करते हैं। सीधे नहाए सीधे चल दिए, 4 दिन पर नहा रहे हैं, 6 दिन पर नहा रहे हैं, बोनेकाई नहाए कूदे खोने क्रिकेट खेले, दिन में पसीना में रहे। ऐसने बच्चा का क्या होता है, जननांग में क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हाँ, और ये बीमारियां कभी कभी इतना खराब हो जाता है कि जानलेवा भी आते हैं। महिलाओं में तो अक्सर बीमारियां ही होती हैं। यौन बीमारी सबसे ज़्यादा महिलाओं में, लड़कियों में होती है। हम ये नहीं करें, कारण क्या है कि कुछ औरतें जो है, कुछ लड़कियाँ जो होती है, डेट्स तो होता है मगर उसको छुपाती रहती हैं। ना अपनी मम्मी को बताएगी, ना दादी को बताएगी, ना चाची को बताएगी, और ना पैड्स खरीदेगी। और पैड्स नहीं खरीद के क्या करेगी, कपड़ा से काम चलाएगी, डरती रहेगी, शर्माती रहेगी, भैया हम बताएंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। तरह तरह की बातें सोचती है, अलूल जलूल की बातें वो सोचती है। फालतू के चलते क्या होता है, ब्लड जो होता है जो मासिक धर्म के दौरान निकलता है उसी के आसपास में कहीं ना कहीं लगकर उसमें क्या होता है, संक्रमण फैलाता है और वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि उसका डेथ भी आता है, आदमी मर भी जाता है, औरतें मर भी जाती है। मतलब तो ऐसी स्थिति में लड़कियों को ये सब बात समझना चाहिए। ये एक नेचुरल है, ये गॉड जी का बनाया हुआ चीज़ है, ये इंसानों ने तो नहीं बनाया है कि आपको शर्म लगा है। हाँ शर्म है तो पर्दे की बात होती है, तो पर्दे में कहिएगा, माइक ला के नहीं कहिएगा तो कम से कम घर में जो बड़ी बहन है, न बहन है तो भैया को, पापा को, सबको बताइए कि पापा हम पैड्स ला दीजिए बाजार जाइए। तो क्या दिक्कत है, आजकल हर पिता जानता है कि हमारी बेटी 12 साल की हो गई, 10 साल की हो गई है, तो पिता भी जाते हैं बाजार से तब पैड्स को ला के रख देते हैं कि हमारी बेटी होगा। बेटी को भी देती है, बेटी बैग में रख लो, स्कूल जा रही है, ट्यूशन जा रही हो, रखो, जरूरत पड़ सकता है किसी भी समय कहीं भी जरूरत पड़ता है। लड़कियाँ जो है अपने बैग में हमेशा पैड्स रखती हैं। जो समझदार लड़कियाँ होती है कि हमारा डेट्स के चलने वाला है, कोई ठीक नहीं है कब होने वाला है, क्या कि हुआ था 10, 15, 20 दिन हो गया, तो अपना पैड्स को संभाल के रखती है। और पैड्स जब जरूरी पड़ता है तो पैड्स को अपना यूज करती है। अब कुछ लड़कियां नादान होती है, वो जान रही है कि हर महीने ऐसे हमको तो हुआ था, अब थोड़ी ना होगा, अरे भाई हर महीने होगा, नहीं होता, बीमारी है, उससे तो और बड़का बीमारी है। तो इसीलिए कपड़े का इस्तेमाल ना करके, खड़ा चीज़ों का इस्तेमाल ना करके पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर तो मूवी निकल गया पैड्समैन, अक्षय कुमार का मूवी है पैड्समैन, मूवी निकल चुका है पैड्समैन, पैड का मैन, पैड्समैन। खुल के बताओ पैड लेना है, क्या दिक्कत है। पूरी सरेआम बात बताई गई, मूवी निकाल के हॉल में चिल्ला के सब लोगों के सामने बताया गया कि पैड्स दीजिए, आपके घर में बेटी है, आपकी बहन है, पैड्स खरीद के दीजिए, उनको ज़रूरत है, उनके जैसे आपको खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, उसको पैड्स की ज़रूरत है, पैड्स दीजिए, हर महीने उसके पास पैड्स भेजाइए, है ना। तो ये ज़रूरत होता है। तो ये लोग समझता नहीं है, पूर्वक की तरह, बेवकूफ़ों की तरह हमेशा रहना, बीमार पड़िएगा, मर जाइएगा, लेने की देनी पड़ जाएगा। तो इसमें कोई बीमारी वाला बात थोड़ी ना है कि पैड्स हो गया तो बड़ी बात है, डेट्स हो गया बड़ी बात है। अरे भैया शुरू में लड़की कितना का होता है तो डर के मारे कुछ को बताते ही नहीं है, उनको लगता है हमसे कोई गलती हो गया, हम कोई पाप कर लिए जिससे हमारा ब्लड आना शुरू हो गया। अरे भैया ये नेचुरल है, गॉड जी का बनाया हुआ नेचुरल सिस्टम है, ये है तभी तो संसार है, हम आप सब उसी से हैं, वो नहीं होता तो होता ही नहीं संसार।
तो ये सब बात समझता ही नहीं है, बुड़बक की तरह सब करता है। मतलब बच्चों को क्या क्या आता है, हम लोग तो 7वां 8वां में ही पढ़ा देते हैं बच्चों को। आप भी 7th 8th में होइएगा तो आपको बता दिया गया होगा। या तो हम लोग के क्लास में लड़कियों को अलग पढ़ा देते हैं, क्योंकि लड़कों के साथ लड़का के 7वां 8वां का उतना बुद्धि होता नहीं है, मैट्रिक में इतना हाल खराब रहता है। तो बच्चा को 7वां 8वां में सब पढ़ाएंगे तो वो सब बस बिहारी वाला से खिचड़ी पुलाव पढ़ा रहा है तरीका तो ये सब पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ाई हुआ है, बाहर चर्चा हो रहा है, सर जी ऐसे बताते हैं वैसे बताते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों को समझाते हैं, लड़कियों को बैच रोक लेते हैं, लड़कियों को स्पेशली समझाते हैं हुआ ये सब आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग परेशान न होइए, है ना। ये एक नेचुरल चीज़ें होती है। और आप अपने बहन है, बहन से मांगिए, भाई से मांगिए, पिता से मांगिए, जो आपके हैं वो से मांगिए, माँ से मांगिए। आपको शर्म आता माँ से कहिए। और कुछ माएँ भी नहीं समझते, कहती चलो हम लोग के समय में कहाँ होता था पेड़। अरे भैया आप लोग के समय में तो बूता कुछ नहीं होता था, इसका मतलब क्या कि नहीं करिएगा। पहले क्या नहीं कहते, आप लोग के समय में तो बस भी नहीं था, आप बैलगाड़ी पे काट चल के कहीं जाते हैं शिवर। जमाना बदलते जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम लोग के समय में नहीं होता था। कुछ महिलाएं भी समझती नहीं है ये बात को। सही सब बातें समझने के। तो ये होगा जनरल चैप्टर पूरा खत्म, पूरा समझा दिए। अब बात आ रही क्वेश्चन की। देखिए अब है प्रश्न, सबसे पहला पाठ के आधारित प्रश्न। देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए होता क्या है। ये डीएनए का चित्र है, क्या है, डीएनए का चित्र है। डीएनए में क्या होता है, ये हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाला का जीन है। वही डीएनए होता है जो डीएनए की प्रतिकृति बनता है। तो जब पेट में बच्चा पलता है तो उसको पता क्या चलता है कि 2 पाँव बनेगा, 2 बगल में हाथ बनेगा, आंख बनेगा, नाक बनेगा, कान बनेगा। कौन बताता है उसके अंदर, पेट के अंदर कौन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, यही जीन है, डीएनए। क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्या, डीएनए। ये प्रतिकृति बनेगा तभी जाके हम अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेंगे, है ना। दूसरा क्या है, डीएनए की प्रकृति बनना आवश्यक है। तो हाँ, डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है, तभी तो एक जीव दूसरी जगह जीव जैसा मिलेगा, है। ये तो हाँ ही हो गया। अगला क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पेसीज के लिए लाभदायक है परंतु वृष्टि के लिए आवश्यक है, क्यों नहीं है, क्यों। कोई भी जीव में विभिन्नता हो रहा है, क्या जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। जीव में विभिन्नता नहीं होगा तो हम सब अभी बंदर की तरह होते, अब 4 पाँव से चलते। हम लोग में बदलाव हुआ तब ना हम ऐसे हुए हैं। हम सब मनुष्य जो है पहले जानवर की तरह रहते थे, बाद में बदलाव हुआ और हम लोग परिवर्तन हुए, हम लोग में परिवर्तन हुआ और धीरे 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 विकास हुआ हम लोगों में। और हम लोग में बदलाव होते जा रहा है, कंटिन्यू बदलाव होते जा रहा है ना। तो ये विभिन्नता होना आवश्यक है कि नहीं है। कोई बच्चा, जैसे एक समय था कि जब बच्चे पैदा होते थे तो एकदम काले कलूठे होते थे, गोरे नहीं होते थे। उसके बाल, पूरे शरीर में बाल लंबे लंबे होते थे, एकदम बड़े बड़े बाल होते थे, दीर्घ रोम होते थे बंदर की तरह। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उम्र आने से देखते हैं एकदम चिकना चिकना, एकदम गोरा गोरा, है ना। बाल सब हइये नहीं, एकदम चिकना चिकना, एकदम स्मूथ स्मूथ शरीर लग रहा है, गाल एकदम चूट कुछ लग रहा है कि गुड्डा गुड्डी, है ना। ये बच्चे परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, वातावरण, खान पान के रहन सहन के आधार पर वो परिवर्तन होते जा रहा है। आने वाले समय में और परिवर्तन होगा, तो ये परिवर्तन होना जरूरी है। परंतु अगर पूरा बदलाव हो जाएगा तो नया स्पेसीज पैदा हो जाएगा, नए नए स्पेसीज पैदा हो रहे हैं, नए नए प्रकार के जीव बन रहे हैं। ये बनना आवश्यक है, परंतु अगर पूरा बदलाव हो जाएगा तो पूरा मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आया, रहने दीजिए। अब इतना ही पढ़ा देंगे। आज क्या पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे, प्रोसेस से बात